चलिए, पिछली क्लास में हम लोग बातचीत कर रहे थे। आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में बता रहे थे और बताया था कि जो दिल्ली सल्तनत है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। बताया था कि इसको तुर्कों ने बसाया था। और दिल्ली आपको बताया था कि दिल्ली किसने बसाया था। तोमर राजपूतों ने, तोमरों से इसको छीना चौहानों ने, चौहानों से फिर तुर्कों के पास गई। और इसी में इस सल्तनत में अलग अलग डायनेस्टीज बनी, अलग अलग राजवंश बने, जिसमें सबसे पहला वाला आपको बताया था कौन सा था, मामलुक या गुलाम वंश था, जिसमें आपको बताया था कुल कितने सुल्तान थे, 11 थे। उसके बाद खिलजी थे। खिलजी में आपको बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। और उसके बाद उसका बेटा था मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी आपको बताया था कि उसने खुद को ही खलीफा डिक्लेयर कर दिया था। और वहाँ से फिर सत्ता पलटती है, क्योंकि बताया था कि जला मुबारक शाह खिलजी थोड़ा आवारा टाइप से था, तो इस वजह से फिर उसका पतन हुआ। कुछ समय के लिए आपको बताया था कि एक ही बार ऐसा हुआ कि कुछ दिनों के लिए एक भारतीय मुसलमान जो था वो सत्ता पर बैठा। बताया था क्या नाम था उसका, खुसरो शाह। वो गुजरात का था, कन्वर्टेड था। तो इसलिए बाकी के जो तुर्की थे वो उससे बहुत जलते थे, इसलिए उसको हटा दिया गया, कुछ ही दिनों के लिए रहा। उसके बाद बताया फिर सत्ता में कौन आ गए, तुगलक। तुगलकों में आपको बताया था कि ये तुगलक भी बेसिकली तुर्क थे। और इन तुगलकों में भी पहला सुल्तान आपको बताया था कौन सा था, गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक आपको बताया था कि ये भी बूढ़ा था, अनुभवी था, एक्सपीरियंस था। और इसका आपको बताए थे कि ये जो दिल्ली में नहरों से सिंचाई की व्यवस्था इसी ने शुरू की थी। और इसी के समय एक बड़े फेमस सूफी संत हुआ करते थे, निज़ामुद्दीन औलिया। और बताया था कि उन्हीं से इनका पहले अच्छा रिलेशन था, लेकिन फिर बाद में पैसे को लेन देन को लेके फिर झगड़ा हो गया था। तो उसमें बताया था कि बड़ी फेमस कहावत आई थी कौन सी, दिल्ली दूर है। और दिल्ली ये पहुंच नहीं पाया था, और दिल्ली पहुंचने से पहले गाजियाबाद के पास बताया कि हाथियों ने इसको कुचल दिया था, इसके और इसके बेटे को एक साथ दोनों की मौत हो गई थी। तो उसके बाद से औलिया की जो ये कहावत थी और पॉपुलर हो गई, दिल्ली दूर है मतलब सुल्तान दिल्ली पहुंच नहीं पाया। उसके बाद बताया कि अगला जो सुल्तान बना था वो कौन बना था, मोहम्मद बिन तुगलक, वो इसी का बेटा था। तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, ये बहुत पढ़ा लिखा था, होशियार था, और योजनाएं बहुत शानदार शानदार बनाता था। लेकिन योजनाओं को लागू करने में बहुत हड़बड़ी रहती थी, बहुत सारी जल्दी इसको रहती थी। तो उसी जल्दी की वजह से इसकी सारी की सारी योजनाएं क्या हो गई, असफल हो गई, फ्लॉप हो गई। बताया था बड़ी सारी योजनाएं थी, और कुछ तो ऐसी रहीं जो अपने समय से काफ़ी आगे रही। बहुत तो प्रोग्रेसिव इसकी स्कीम्स थी, जिसमें आपको बताया था कि टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा जिसको बोलते हैं, या फिर कैपिटल चेंज करने के लिए तिब्बत पर उसने हमला करने की योजना बनाई थी, मध्य एशिया के अभियान की योजनाएं बनाई, लेकिन सारी की सारी इसकी फ्लॉप रही थी। एक आध योजना उसकी अच्छी थी, लेकिन वहाँ पर उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया था। बताया था कि दुआब में उसने टैक्स इंक्रीज किया था, किसानों को एडवांस में तकावी दिलवाया था, कृषि ऋण जिसको बोलते हैं, एग्रो क्रेडिट। लेकिन 5 साल तक वहाँ पर बारिश नहीं हुई, भयंकर वाला सूखा पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा था। तो इसकी वजह से ये योजना भी उसकी अच्छी होने के बावजूद क्या हो गई, असफल हो गई थी, फ्लॉप हो गई थी, उसको कुछ खास सफलता नहीं मिली। फिर बताया था कि इसी के समय एक मोरक्को से एक यात्री आया था, इब्न बतूता। और इस इब्न बतूता को इसने पहले काजी के पद पर अपॉइंट किया था दिल्ली के। फिर इसको एक जो है कि ग्रुप के साथ उसको चीन में भेजा था, चीन में अपने अभियान पर भेजा था, एक्सपीडिशन पर। और फिर बाद में उससे नाराज हो गया था, तो उसको फिर भगा दिया था उसने, थोड़ा सनकी टाइप से था। तो वही जब वापस लौट आया इब्न बतूता, तो अपने वहाँ के जो जहाँ से आया था मोरक्को के सुल्तान के कहने पर उसने अपनी भारत यात्रा का एक विवरण लिखा था, जिसको किस नाम से जाना जाता है, किताबुर रहला, पूरा नाम है, रहला आप कह सकते हैं। तो इसी रहला में आपको बताया था कि पूरे विस्तार से उसने वर्णन किया मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, उसके अभियानों के बारे में बताया था, दिल्ली के राजधानी परिवर्तन के बारे में उसने सारी चीज़ें लिखी हैं। और क्योंकि वो जब गया यहाँ से, तो मोरक्को जाके उसने लिखा उसका अभियान, तो उसको सुल्तान से किसी बात का डर नहीं था। जैसे यहाँ वाले जो लेखक थे उनको डर था, तो बताया था कि जो हमारे यहाँ के जो लेखक रहे, इतिहासकार रहे, वो डरते थे राजाओं से, अपने पालकों से। तो वो लोग बहुत सोच समझ के लिखते थे। बताया था जनरली उनके फेवर में उनकी तारीफें लिखी जाती थी, लेकिन क्योंकि वो वापस चला गया था, तो उसको सुल्तान का डर थोड़े था। तो इसलिए उसके लेखन को बड़ा मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ऑथेंटिक माना जा सकता है, क्योंकि उसने बिना किसी डर या पक्षपात के उसने सारी चीज़ें लिखी। क्योंकि जब वो यहाँ से जा चुका था, सुल्तान से किसी बात का उसको भय नहीं था। तो इसलिए इब्न बतूता की बड़ी सारी बातों पर यकीन किया जाता है। ठीक।
और इसी में उसने बताया था कि सल्तनतकालीन डाक व्यवस्था का बिल्कुल आंखों देखा उसने विवरण लिखा कि कैसे चिट्ठियाँ भेजी जाती थी। ठीक। और फिर बताया कि ये थोड़ा सा बाकी सुल्तानों से अलग था, थोड़ा सा ये लिबरल था बाकी धर्मों के प्रति। बताया था होली खेलता था, ये होली वगैरह खूब एंजॉय करता था। और राजशेखर, जिन प्रभुसूरी जैसे बड़े बड़े जैन विद्वानों को उसने अपने दरबार में जगह दी थी। और इसी के समय आपको बताया था कि दक्षिण का अभियान इसने जब शुरू किया, साउथ में जब ये गया, तो उसी समय दो बड़े दक्षिण के राज्यों की नींव पड़ी इसी के समय। एक था विजयनगर जो हिंदू राज्य था, और उसी को काउंटर करते हुए कौन आ गए, बहमनी आ गए। तो विजयनगर और बहमनी जो साम्राज्य बने थे वो किसके समय बने थे, मोहम्मद बिन तुगलक की वजह से, या कह ले इसकी नीतियों की वजह से बने। एक रिएक्शन हुआ, उसने बताया था कि दो भाइयों को हिंदू बना दिया था, उसी के रिएक्शन में फिर उन सबों ने हिंदू राज्य की नींव डाल दी थी। और क्योंकि ये इधर उधर बहुत ज़्यादा किया तो बहुत ज़्यादा इससे लोगों के अंदर असंतोष था, तो उसी की वजह से इसके समय में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए थे, 34 से ज़्यादा विद्रोह हुए थे। तो उसी में 1351 में एक थट्टा में विद्रोह हुआ था, उसी विद्रोह को ये दबाने के लिए गया था। और वहीं थट्टा में उसको हाई फीवर हुआ, बहुत ज़्यादा बुखार हुआ था, और उसी बुखार से उसकी क्या हो गई थी, मौत हो गई थी, बुखार से मरा था। और बताया था कि इसको कोई बेटा नहीं था, तो इसका जो चाचा का लड़का था फिरोज रज्जब बिन तुगलक, यानी फिरोज शाह तुगलक भी उसको कहते हैं, तो वही बताया था कि वो अमीरों के सामने रो पीट के, छाती पीट पीट के रोया, और इतना रोया गाया कि उसको सबों ने क्या बना दिया, सुल्तान बना दिया था। तो अगला सुल्तान कौन आ गया, फिरोज शाह तुगलक, या उसी को फिरोज रज्जब बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। अब ये जो फिरोज था, आपको बताया कि फिरोज की जो माँ थी वो राजपूतानी थी, भट्टी थी। तो एक तरीके से उस समय बताया था कि तुर्की नस्ल का ही शासन था, तो शासन में और जितने बड़े ऑफिशियल थे, बड़े अधिकारी थे, सब तुर्की थे। तो इसको बड़ी हीन भावना से देखा जाता था, ये थोड़ा सा डाउन था ये उन सबों से, क्योंकि वो अपनी नस्ली श्रेष्ठता को मानते थे और उसी को ये आधार बना के शासन चला रहे थे। तो इसको क्या करना था कि एक तो रोग आके इसको सत्ता मिली थी हाथ में, तो इसको सबको सेटिस्फाई करना था, सबको संतुष्ट करना था। तो सबको संतुष्टि दिखाने के लिए कि हाँ नहीं, हम नकली वाले मिक्स मुसलमान नहीं, हम असली वाले मुसलमान हैं, तो उनको खुश करने के लिए उसने धार्मिक रूप से कट्टरता वाली नीति अपनाई। धार्मिक रूप से वो क्या हो गया, कट्टर हो गया। तो कट्टर होना उसका स्वभाव नहीं था, कट्टर होना उसकी मजबूरी थी। अगर वो नहीं होता तो वो टिक ही नहीं पाता। और वो कट्टर किस लिए हो रहा था, क्योंकि वो, उसकी माँ जो थी वो हिंदू थे, तो उसको उलेमाओं को खुश करना था, बाकी अपने तुर्की सरदारों को खुश करना था। इस वजह से उसने कट्टरता दिखाई। और एक कह सकते हैं कि जैसे आपको जब बताया कि अलाउद्दीन खिलजी था, या जलालुद्दीन खिलजी था, या मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, ये लोग शासन में उलेमा का इंटरफेयर नहीं पसंद करते थे, ये लोग अपने हिसाब से शासन चलाते थे। तो एक तरीके से जनरली कहते जरूर हैं कि ये इस्लामिक राज्य था, लेकिन सुल्तान इस्लाम को ज़्यादा मानते उनते नहीं थे सब। उनको जो ठीक लगता था वही करते थे। नाम के इस्लामिक थे, काम नहीं था, काम उनको जो सही लगता था, जैसे राजा को जो सही लगा वो करेंगे, भले ही वो इस्लाम के फेवर में हो या न हो। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी यही किया था कि जो उसको ठीक लगता था वही करता था। इसने ऐसा नहीं किया। यही एक कहा जाता है कि इकलौता बड़ा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, जो सही मामलों में इस्लामिक सुल्तान था, इस्लामिक कानूनों को फॉलो करता था। जैसे जब आपको भारत पर मुस्लिम आक्रमण समझा रहे थे, तो बताया था कि जब अरबों का आक्रमण हुआ तो उन्होंने जो टैक्सेस लगाए, कर लगाए, तो 4 इस्लामिक कर आपको समझाया था, जजिया, जक़ात, खुम्स और खराज। 4 टैक्स बताए थे, उनका अलग अलग मतलब। तो इसमें खुम्स आपको समझाया था कि खुम्स जो होता था, तो खुम्स में क्या था कि वो लूट का हिस्सा होता था। खुम्स क्या था, लूट का हिस्सा था। तो उसका रेशियो आपको बताया था कि खुम्स का जो फॉर्मूला था कि जितना खुम्स आएगा उसका 1/5 किसको मिलेगा, सुल्तान को मिलेगा, राजा को। और 4/5, 4/5 किसको मिलेगा, जो लूटने वाला सैनिक है, सिपाही है, उसको दिया जाएगा। ये था। लेकिन उसी समय आपको समझाया था कि होता नहीं था ऐसा, होता था उल्टा। यानी ये 1/5 यानी क्या परसेंट हो गया, 20%, और ये कितना हो गया, 80%।
होता ये था कि 80% सुल्तान अपने पास रखते थे और 20% किसको मिलता था? सिपाहियों को मिलता था, लूटने वाले। ठीक, सब सुल्तान यही करते थे। फिरोज शाह तुगलक इकलौता ऐसा सुल्तान रहा जिसने इस्लामिक परंपराओं के आधार पर ही टैक्स वसूला। इवन खूंस में भी केवल कितना रखा? वो 20%। और 80% किस में दे देता था? वो सिपाहियों को दे देता था। तो इसलिए कहा जाता है कि सही मामलों में एक तरीके से कट्टर जो मुसलमान सुल्तान था वो यही था, बाकी सब इसकी तरीके से कट्टर नहीं थे। ठीक, अब इसी खुम्स से आप इस्लाम का जो नेचर है उसको आप समझ सकते हैं। जैसे आपको जब मुस्लिम आक्रमण वहाँ पर समझा रहे थे, बताया था कि अरब से ही इनकी शुरुआत होती है। तो जो अरब आप देखेंगे तो अरब में क्या है कि मक्का मदीना जो अरब में हुआ करता था, तो वहाँ पर डेजर्ट है। अभी जोग्राफी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर केवल डेजर्ट है, मरुस्थल है, भेड़ बकरियाँ चराते हैं, ज़्यादा कुछ होता नहीं। वहीं पर इस्लाम का उद्भव हुआ। ठीक, तो वहाँ पर बेसिकली ट्राइब्स थी, ट्राइबल जनजातियाँ होती थी, जिनको खाने पीने के लिए बड़ा तेज शिकार करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ बताया था कि ठंड ज़्यादा पड़ती थी, ऊंची ऊंची घासें होती थी, तेज भागने वाले जानवर होते थे, तो उनका शिकार करने के लिए उनको घोड़े पर बैठ के शिकार पर जाना होता था, शिकार करते थे वो लोग। ठीक, तो उसी से उनका किसी तरीके से काम चल रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि सिस्टम थोड़ा सा, जब इस्लाम का विस्तार हुआ तो बेसिकली ये सब थे लुटेरे, लूटपाट करने आए थे। तो अगर हम ये कहें कि हम लूटने जा रहे हैं तो थोड़ा सा खराब लगेगा। ठीक, उन्होंने कहा कि हम धर्म प्रचार के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कवर हो जाएगा। जैसे आप घर वालों से कहें कि हमको सिनेमा देखने जाना है, तो 2 थप्पड़ पड़ेगा और कहेंगे सिनेमा देखेगा। आपका पढ़ते पढ़ते बिल्कुल थक गए, मूड खराब है, तो दिमागे नहीं काम कर रहा, ज़्यादा पढ़ लिया, तो घर वाले कहें जाओ बेटा थोड़ा घूम फिर लो, यही नहीं कहेंगे? तो मेन टारगेट है क्या? आपका घूमना फिरना, लेकिन आपने बहाना बना दिया किसका? पढ़ाई का। तो चलो भाई आप निकल गए घूमने के लिए। वही उस समय था। आप सीधे कहते कि लूटने जा रहे हैं, खराब लगता। उन्होंने कहा कि हम क्या जा रहे हैं? इस्लाम का प्रचार करने जा रहे हैं। तो इस्लाम ने उनको क्या दे दिया? एक झंडा दे दिया, कारण दे दिया। अब जैसे मंदिर बहुत सारे लूटे गए, जैसे आपको बताया सोमनाथ का मंदिर 900 ऊँटों पर पूरा वो लाद के लेके चला गया। तो मंदिर इसलिए लूटे जा रहे थे क्योंकि सोना चांदी ज़्यादा था, सिक्योरिटी कम थी, बड़े कम मार्केट में ज़्यादा पैसा निकल जाता था। इतिहासकारों ने लिखा है कि अगर मक्का मदीना के मस्जिदों में भी सोना चांदी होता तो महमूदगंज में उसको भी लूट लेता। वहाँ पर कुछ है ही नहीं, वो सब मिट्टी के बने हुए थे। सोचिए, वो पक्के पत्थर के भी उनके मस्जिद नहीं होते थे। जो पुराने उनके किले आप जाएंगे तो वो मिट्टी के बने हुए, तो वहाँ पत्थर तक नहीं है, बाकी चीज़ें तो छोड़ दीजिए, सोना चांदी तो छोड़ दीजिए। तो वहाँ कौन लूटने जाएगा? कोई लूटेगा उसको? और यहाँ क्या था? आपको सोना चांदी भयंकर मिलता था, तो इसलिए आते थे। तो धर्म उनका क्या था? एक बस झंडा था, बहाना था कवर अप करने का उनकी लूट मार को, उनकी डकैतियों को, डाका डालना, लूट मार करना, यही सब उनका काम था। तो इस वजह से बहुत आसानी से लूट पाए। और इनकी जो विजय हुई थी, तुर्कों की जो भारत पर जीत हुई थी, उसके भी कई सारे कारण थे। जैसे एक तो प्रमुख कारण था कि इन्होंने धर्म को अपना आधार बना दिया था। और हमारे यहाँ क्या था कि धर्म को लेके उतना कोई रिजिडनेस नहीं थे। बताया था कि अलग राजपूत काल में बताया, कोई जैन था, कोई बौद्ध धर्म को आगे बढ़ा रहा है, कोई शैव धर्म को आगे बढ़ा रहा है, कोई वैष्णव धर्म को आगे बढ़ा रहा है, कोई एक नहीं थे। दूसरा, हमारी सोसाइटी में कई सारे डिवीजन थे, कई सारे विभाजन थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और लड़ने का काम किसको दिया गया? क्षत्रियों को दिया गया, वो लड़ेगा, बाकी वर्ग नहीं लड़ेगा। ठीक, और सबसे बड़ा कारण कुछ टेक्निकल रीजन भी था। ऐसा नहीं था कि राजपूत बहादुर योद्धा नहीं थे और उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन तकनीकी कारणों से वो बहुत बुरी तरीके से हारे। कि जैसे ये सेंट्रल एशिया का जो रीजन था, आपको बताया कि ठंड ज़्यादा पड़ती थी, बारिश बहुत कम होती थी, तो जिसकी वजह से खेती बाड़ी ज़्यादा होते नहीं थी, घने जंगल होते नहीं थे, लंबी लंबी घासें होती थी, तेज भागने वाले जानवर होते थे, तो उनका शिकार करना बड़ा क्या होता था? मुश्किल होता था। तो घोड़े पर बैठते थे और जाते थे, तेजी से भागते थे, किसी तरीके से शिकार किया, खाया पिया और चले आए। तो उन्हें खाना खाने के लिए घुड़सवारी करनी ही पड़ती थी और तेज भागने वाले जानवरों का शिकार करना ही पड़ता था, तभी उनको मिलता। और हमारे यहाँ इसकी ज़रूरत थी नहीं, खूब अच्छी खूब बारिश होती थी, खूब घने जंगल थे, खूब फल फूल
भेड़ बकरियाँ चरने वाले धीरे वाले जानवर बहुत आराम से हो जाता था। तो हमारे यहाँ घोड़ों का उतना ज़्यादा इस्तेमाल इफेक्टिव ढंग से नहीं होता था। घोड़ों का इस्तेमाल रेयरली ही लोग करते थे। वो राजा साहब का भी साल भर में एक आध बार घोड़दौड़ लगाना होगा तो चले गए, वो भी प्रैक्टिस कराने के लिए। तो भी घोड़े को बिल्कुल सीधा दौड़ने की आदत थी। बहुत से लोग तो पूरी जिंदगी में एक ही बार घोड़ा या घोड़ी चढ़ते थे, नहीं वो बारात गए तो फिर घोड़े पे चढ़ गए, तो वो नहीं किया। यही होता था, पहले से ऐसा था। अब सोचिए एक आदमी है जो जिंदगी में पहली बार घोड़ा चढ़ा है, या उनका घोड़ा साल भर में राजा साहब का एक दिन निकलता है, और एक आदमी है जो सुबह शाम घोड़े पर बैठा हुआ है, रोज खाना खाना है उसको घोड़े पर जाना है। आप सोचिए घोड़े पर बैठ के वो तेज भागने वाले जानवरों का शिकार कर ले रहा है, तो इंसान का शिकार उसके लिए कितना आसान होगा। तेज भागने वाले जानवर शिकार को गिरा दे रहा है, वो तो इंसान को कितने आराम से गिराएगा। तो घोड़े हमारे यहाँ भी थे, अच्छे घोड़े थे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं थी। अब पता चला घोड़े को बिल्कुल सीधा सरपट दौड़ने की आदत है। अब वो देखा कि दुश्मन इधर, वो सीधा सरपट दौड़ गया, पता चला दुश्मन सामने से हट गया, वो कहाँ जाएगा बेचारा सीधे, पता चला उसका दुश्मन उसी को पीछे से भी दौड़ा के मार रहा है, क्योंकि इनको सीधा चलने की आदत है, घूमने की आदत थी। और उनको क्या था कि जानवरों का शिकार करते, जानवर देखते हैं कितना तेजी से कूदते भागते, तो ये प्रैक्टिस उनकी बड़ी अच्छी होती थी। और तुर्कों में एक और बड़ी खास बात थी कि इनके जो घुड़सवार होते थे वो तीरंदाजी करते थे, छोटे छोटे, उनके धनुष छोटे छोटे होते थे। और हमारे यहाँ जो थे इनके धनुष बहुत बड़े बड़े होते थे। जैसे महाराणा प्रताप के बारे में आपने सुना होगा, महाराणा प्रताप कैसे मरे थे, एक बहुत बड़े धनुष के प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, उसी में धनुष टूट गया, हार्ट अटैक आ गया था उनको, मर गए। सोचिए राणा प्रताप हार्ट अटैक से मरे थे, तो बड़े राजा हमारे ऐसे ही मर जाते थे। तो बड़ा बड़े लोग धनुष रखते थे, तो बड़े धनुष के साथ समस्या है कि उसको एक जगह टिकाना पड़ेगा, एक ही जगह वो रहेगा, एक जगह टिका के ही आप दूर मार सकते हैं, और दुश्मन पास आ गया तो वो नहीं लगेगा। और उनका क्या था कि घुड़सवार तुर्की होते थे, वो छोटे छोटे धनुष रखते थे और मूवमेंट पर रहते थे, तो घूम घूम के कहीं भी किसी को मार के गिरा सकते थे। तो उस वजह से बहुत आसानी से जीत पाए, क्योंकि इनको जानवर गिराने की आदत थी, इंसान तो कितने आसानी से मार के गिरा लेंगे। तो इन चीजों का इस्तेमाल ये लूटपाट में करते थे, खाने पीना इकट्ठा करने के लिए करते थे, ठीक। तो ये उनके रिलीजन में ही था कि सोचिए 4 इस्लामिक कर जो प्रमुख रूप से जजिया, जकात, खुम्स माने गए, उसमें एक मुख्य था खुम्स, यानी खुम्स को इनके धर्म में जगह दी गई। और खुम्स का मतलब ही है लूट का हिस्सा। सोचिए कितना तगड़ा धर्म होगा जिसका एक टैक्स ही लूट का हिस्सा है, ठीक। तो ऐसे टैक्सेस जबकि ये स्टेब्लिश हो चुके थे, बताया था मामलुक के बाद ये लोग स्थापित हो चुके थे, तब तो वो वहशीपना, वो जंगलीपना छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अभी भी उनका जंगलीपना गया नहीं था, थे सब वही के वही, नस्ल वही थे उनसे वो। तो अब तक सोचिए खून से जैसे टैक्सेस चल रहे थे, भारत में आ गए और ढंग से खाना पीना, मतलब कहाँ लूटपाट मचा रहे हैं, लेकिन आदत है लूटने की, तो लूटपाट करेंगे और फिर सैनिकों को हिस्सा बांटेंगे, वही सब बड़का बड़ा गति करते थे। तो ये जो रेशियो हमें दिखाई देता है फिक्स वाला, कौन सा, 1/5 यानी 20% किसको, सुल्तान को, और 80% सिपाही को। ये रेशियो केवल और केवल किसने दिया था, बाकी सारे सुल्तान क्या करते थे, 80% खुद रखते थे और 20% लूटने वाले सिपाही को मिलता था, ठीक। तो इसी से लगता है कि कितना कट्टर इस्लामिक परंपराओं को फॉलो करता था, और केवल इस्लामिक टैक्स ही उसने लिए और कुछ नहीं लिया, ठीक। अब इसको शहर बसाने का बड़ा शौक था, इसने कई सारे शहरों की स्थापना की थी, लिख लीजिए, इसके द्वारा स्थापित कुछ शहर थे, देखिए, सिटीज इस्टेब्लिश्ड बाय हिम, सिटीज शहर, इसके द्वारा स्थापित शहर, जैसे लिखिए हिसार, हिसार कहाँ पर है, हरियाणा में है। फिरोजाबाद, फिरोजाबाद किस लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए फेमस है। जौनपुर बगल का जिला है, जौनपुर, जौनपुर किसने बसाया, फिरोज शाह तुगलक ने। तो जौनपुर किसकी याद में बसाया गया था, जौना खां की याद में। जौना खां कौन था, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसी का भाई था ये। तो मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम था जौना,
ठीक है, और ये इसी का भाई था, तो अपने भाई की याद में बसाया था। जौनपुर लिख लीजिए, जौना खां की याद में, इन द में उसके आगे ब्रैकेट लगा लिख लीजिए, इन द मेमोरी ऑफ जौना खां, जौना खां की याद में, इन द मेमोरी ऑफ जौना खां। और जौना खां कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। जौना का नाम लिखिए, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी भी शॉर्टकट में लिख सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। तो उसी की याद में उसने कौन सा शहर बसाया? जौनपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक। इसी के समय क्या हुआ था कि जैसे आपको कुतुब मीनार बताया था, कुतुब मीनार की नींव किसने डलवाई थी? कुतुब बिन ऐबक ने। पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। तो हुआ ये था कि इल्तुतमिश ने जो कुतुब मीनार पूरा करवाया था, तो कुतुब मीनार 4 मंजिले की थी। ठीक है। हुआ ये कि इसी फिरोज शाह तुगलक के समय में कुतुब मीनार के ऊपरी हिस्से पर बिजली गिरी और ऊपर का हिस्सा टूट गया। जब ऊपर का हिस्सा टूटा तो बाकी तो तीनों मंजिलें वैसी थी, ऊपर की इस मंजिल को उसने फिर से रिकंस्ट्रक्ट कराया और ऊपर जो एक बड़ी मंजिल थी उसकी जगह उसने 2 छोटी छोटी मंजिलें करवा दी। तो अभी जो कुतुब मीनार है कुल कितने मंजिल की है? 5 मंजिल की। तो कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल कौन बनवाया था? फिरोज शाह। लिख लीजिए, फिफ्थ स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार के निर्माण कार्य में ध्यान रखिएगा कई सुल्तानों का योगदान रहा। फिफ्थ स्टोरी ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। तो अगर देखिए नॉर्मल सवाल पूछा जाए कुतुब मीनार किसने पूरा करवाया, तो इल्तुतमिश, सिंपल सी बात है भाई, घुमा के दे दे अंतिम रूप से तो फिर फिरोज शाह। हालांकि बाद में जब सिकंदर लोधी आएगा तो उसमें उसने संगमरमर भी, मार्बल भी चढ़वा दिया था उसने। कुतुब मीनार के ऊपरी हिस्से पर मार्बल है, संगमरमर है सफेद, तो वो सिकंदर लोधी ने, लेकिन वो उसने निर्माण नहीं करा, वो तो बस थोड़ा सा पॉलिशिंग करवा दिया। ठीक है। अब ये जो फिरोज शाह तुगलक है, इसने कुछ और भी काम किए थे कि जैसे इसने क्या किया कि उस समय आपको जब अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा रहे थे तो बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी को एक परमानेंट आर्मी रखनी थी, स्थायी सेना रखनी थी, क्योंकि बड़े बड़े सैनिक अभियान चलाने थे। तो पहले के सुल्तान लोग अपने सिपाहियों को ज़मीनें देते थे, क्योंकि सैलरी के लिए पैसा था नहीं, देंगे कहाँ से वो सब, तो पैसा नहीं होता था, तो सब ज़मीनों का टुकड़ा दे देते थे, सिपाही खेती बाड़ी करके अपना गुजर बसर कर लेते थे। लेकिन अलाउद्दीन ने पैटर्न चेंज कर दिया कि उसको परमानेंट आर्मी चाहिए थी, इसलिए खेती बाड़ी वाली चाहिए नहीं थी। तो उसने सिपाहियों को कैश पेमेंट करना शुरू किया था, वेतनभोगी सेना उसने रखी थी स्थायी रूप से। अब सिपाहियों को जब कैश में पेमेंट मिलना शुरू हुआ तो इससे सिपाहियों को दिक्कतें बढ़ गई बहुत ज़्यादा। दिक्कत सिपाहियों की ये बढ़ी कि पहले क्या होता था कि जब जमीनों का टुकड़ा मिलता था तो उससे सिपाही अपना खेती बाड़ी करके गुजर बसर करते थे, और जब सेना से रिटायर हो गए, बूढ़े हो गए या अपाहिज हो गए, हाथ पैर कट गया, लड़ने लायक नहीं बचे, तो वापस वो अपने खेतों पर लौटते थे और खेती बाड़ी करके या करवा के भाई किसी से को दे के अपना रेहन पर दे के अपना गुजर बसर चल जाता था। अब कैश पेमेंट मिलने की वजह से क्या हुआ कि सिपाहियों को जब तक सेना में है तब तक तो सैलरी मिलती थी, और जब सेना से रिटायर हो गया या बूढ़ा हो गया, अपाहिज हो गया, हाथ पैर कट गया, लड़ने लायक नहीं बचा, तो फिर घर वापस। अब उसका गुजर बसर कैसे? तो इससे बुजुर्ग सिपाहियों की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो जब बुजुर्ग सिपाहियों की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो फिर इसने क्या किया कि पहला सुल्तान था जिसने अपने बूढ़े, अपाहिज और बुजुर्ग सिपाहियों की तरफ ध्यान दिया, और उनके लिए अलग से, जैसे आज हमारी सरकार पेंशन देती है, तो अलग से उसने पेंशन देने के लिए पेंशन का विभाग बनवा दिया था। लिख लीजिए, दीवान इश्तेहाक, दीवान ए इश्तेहाक। दीवान इश्तेहाक क्या था? देखिए, पेंशन का विभाग, पेंशन डिपार्टमेंट, पेंशन का विभाग, पेंशन विभाग। तो पेंशन विभाग को उस जमाने में क्या कहा जाता था? दीवाने इश्तेहाक। ठीक। इसने समाज के जो गरीब मुसलमान लड़कियां थी या बूढ़े लोग थे जिनका कोई सहारा नहीं होता था, बेसहारा टाइप के लोग थे, उनकी मदद करने के लिए इसने क्या किया था कि अलग से, जैसे आपने सुना होगा ना लोग खैरात बांटते हैं, खैरात का मतलब क्या होता है? फ्री में किसी की मदद करना, फ्री बांटना। तो बाजाब्ता खैरात बांटने के लिए इसने डिपार्टमेंट बनवा दिया था, दीवान ए खैरात। लिख लीजिए, दीवान ए खैरात। ये पंखा चलाने की जरूरत नहीं है क्या भाई? नहीं, ठंडा लग रहा है। वही हम भूल गए कि पंखा नहीं चल रहा है। वही, मौसम इसी को बोलते हैं।
ठीक। मौसम हमेशा क्या होता है, मौसम अरबी भाषा का शब्द है, ये अरबी भाषा से बना है, इसका मतलब ही होता है चेंज, बदलाव, कि वो हमेशा क्या होगा, चेंज होगा, एक ही चीज हमेशा नहीं रहेगी, वो हमेशा क्या होगा, बदल जाता। चलिए खैर, तो ये हमेशा बदलता रहता है, जैसे गर्मी पड़ी पड़ी पड़ी, अब एकदम ज़्यादा हो गया तो फिर कम होगी, फिर बढ़ेगी, फिर कम होगी, फिर ठंड होगी, फिर बारिश होगी, बारिश में कुछ देर बाद आप देखेंगे कि नीचे कमर तक पानी भरा रहेगा, फिर कहेंगे सर क्लास कैसे किया जाए, बड़ा पानी लगा हुआ है। फिर कुछ दिनों बाद ठंड शुरू हो जाएगी, इतनी कड़ाके की ठंड, बहुत ठंडा लग रहा है सर, कैसे पढ़ाई की जाए। जैसे गर्मी में अभी हो रहा था, इस बार तो खैर कुछ ज़्यादा हो गया था, एक दो दिन क्लास बंद ही करनी पड़ी थी। तो ये हर मौसम में होगा, तो ये आपकी किस्मत है कि आप ऐसी जगह पर हैं कि जहां आप सारे मौसम देख रहे हैं, ये किस्मत है। नहीं तो आप कभी साउथ वालों से पूछे, मुंबई वालों से पूछे, वहां पर कभी ठंड नहीं पड़ती। हम लोग दिल्ली में रहते थे, धारवाड़ का एक लड़का था, वहां पर आके उसको पता चला कि रजाई नाम की कोई चीज होती है। बोला रजाई ये क्या होती है, वो रजाई नहीं जानते। बोला क्या होती है, अरे उड़ते हैं भाई, क्यों उड़ते हैं, ठंडा लगता है। अच्छा, हमारे यहाँ तो कभी ठंडा पड़ा ही नहीं, उन लोगों को पता ही नहीं रजाई क्या होती। साउथ में ठंड ही नहीं पड़ती, सोचिए उनका जीवन कैसा होगा। या आप हिमाचल में जाएंगे, वहाँ घर जब बनता है तो उसमें पंखे का हुक नहीं लगवाते लोग। अपने यहाँ घर बनना है तो नियम है कि वो पंखे का हुक लगेगा ही लगेगा, वो कुछ हो चाहे ना हो, हुक जरूर लगेगा बीच में। वहाँ कभी भी घरों में पंखे का हुक नहीं मिलेगा, पंखे का कॉन्सेप्ट ही नहीं। ये हालत है। आप राजस्थान चले जाइए, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, जैसलमेर, लेह लद्दाख एकदम ड्राई, ठंडा है लेकिन ड्राई है बिल्कुल। वही मौसीनाम चेरापूंजी चले जाइए, पूरे साल बारिश भयंकर। तो उनको सूखा क्या होता है ये नहीं पता है, उनको बारिश और पानी लगना क्या होता है कि घुटने भर पानी में कैसे चला जाता है, या घुटने भर पानी में साइकिल का, बचपन में हम लोग साइकिल चलाते बड़ा मजा आता था, नहीं थोड़ा सा पानी भर साइकिल चलाए, वो पानी उछलता है, बड़ा अच्छा लगता था। होने कोई गाड़ी वाले छींटा मारते थे तो बड़ा मजा आता था। उनको पता ही नहीं है कि ये भी होता होगा और इसमें कितना मजा आता है पानी उड़ाने में। तो सोचिए, तो ये उत्तर भारत का जो मैदानी क्षेत्र है, ये समझ लीजिए कि यहाँ के रहने वाले लोग बहुत लकी हैं कि इनको सारे मौसम दिखाई पड़ते हैं, खूब ठंड भी, खूब गर्मी भी, खूब बारिश भी। वहीं तो हिमाचल वालों को पता ही नहीं कि गर्मी क्या होती है, पंखा किसको बोलते हैं, पसीना क्या होगा उनको पता ही नहीं। अभी कल एक दोस्त था, वो उत्तरकाशी में था, तो उससे बात हुई तो बोला यार सुना बड़ी गर्मी पड़ रही है उधर, वो पहाड़ी है, गुजर है, बोला सुना यार बड़ी गर्मी पड़ रही है। मैं कहा है, बोले यहाँ तो साल भर पसीना होता रहता है। कुछ दिन वो रहा था इधर दिल्ली में तो बहुत परेशान था, तो बहुत गर्मी रहती, और उसको हमेशा ठंड के रहने की आदत है, उसको पता ही नहीं कि पसीना भी होना कुछ होता है। ठीक है, चलिए खैर, तो मुद्दा पंखे से शुरू हो गया। वही देख रहे हैं कुछ समय पहले कितना प्यार था इससे कि सर पंखा चला दीजिए, हम जरा शांति से टंगा हुआ है, कोई पूछ ही नहीं रहा है इसको। खैर, तो आपको बताए थे कौन सा विभाग, दीवाने खैरात। तो जो दीवाने खैरात है, ये लिख लीजिए, कल्याणकारी विभाग है, लोकोपकारी कार्यों के लिए, वेलफेयर डिपार्टमेंट, लोगों का भला करने के लिए इसने बनाया था, कि वो गरीब मुसलमान लड़कियां होती थी उनकी शादी के लिए या ऐसा। ठीक, इसी ने क्या किया था कि इसके समय पे जो गुलाम थे, गुलामों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, सबसे ज़्यादा गुलाम इसी के थे। तो इसने बाकायदा गुलामों की देख रेख के लिए, क्योंकि जब संख्या बढ़ जाएगी, जैसे शुरुआत में आपको बताया था जब गुलाम थे तो गुलाम बहुत बेहतरीन कंडीशन में थे, हाईली एजुकेटेड, पढ़े लिखे, अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छे योद्धा हुआ करते थे। वो इसलिए भी थे क्योंकि उनकी संख्या क्या थी, बहुत थोड़ी थी। इसके समय में सोचिए 1,80,000 गुलाम हो गए थे, इतने गुलाम, हालत खराब हो गई। तो इसने क्या किया कि गुलामों की देखरेख के लिए, जो बिल्कुल दीनहीन अवस्था में पहुंच चुके थे, उनकी देखरेख के लिए अलग से विभाग बनवाया, दीवाने बंदगान, लिख लीजिए, दीवान ए बंदगान, दीवाने बंदगान, गुलामों का विभाग, डिपार्टमेंट फॉर स्लेव्स, गुलामों का विभाग, डिपार्टमेंट फॉर स्लेव। तो गुलामों का विभाग कौन सा था, दीवाने बंदगान। ठीक, इसका लिख लिया, सर्वाधिक संख्या में गुलाम थे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्लेव्स, सर्वाधिक संख्या में गुलाम,
या संख्या लिख सकते हैं, इतिहासकारों ने ही दिया 1,80,000। 1,80,000 सबसे ज़्यादा इसी के गुलाम माने जाते हैं। दिल्ली सल्तनत सबसे ज़्यादा गुलाम किसके पास थे? तो इतने ज़्यादा गुलाम थे कि अलग से इसको मतलब उनको रोजगार देने के लिए बाकायदा रोजगार दफ्तर उसने बनवाया कि इन सबों को काम धाम दिया जाए। तो ये सिपाहियों को, यानी सिपाहियों को उसने पेंशन दिया, या लोगों के लिए जो है कि अपना खैरात बंटवाया, या पेंशन बंटवाई, या गुलामों की देखरेख का विभाग बनवाया। तो ये जो इसने अच्छे अच्छे काम किए, तो इसके अच्छे अच्छे कामों से पता क्या चलता है कि सुल्तान की स्थिति क्या थी? बहुत अच्छी थी कि बहुत खराब हो गई थी? बहुत बर्बाद हो चुकी थी। क्योंकि सुल्तान अगर, राजा अगर केवल लोगों को खुश कर रहा है, कोई भी अगर आपको केवल खुश करने की नीयत से काम कर रहा है कि बस आप खुश रहिए, तो समझ लिए उसकी खुद की स्थिति बहुत कमजोर है। जो जैसे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इनको किसी को खुश करने की जरूरत नहीं थी। इन्हें जो ठीक लगता था वो करते थे। तो बाद में सही हो गलत हो वो बात की चीज। इसका मतलब उनकी स्थिति क्या है? बहुत मजबूत स्थिति थी। उन्हें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं, इससे किसी के डरने की जरूरत नहीं, किसी से वो दबते नहीं। उनको सेटिस्फाई क्यों करना? हमें जो सही लगेगा वो करेंगे। और ये सबको खुश कर रहा है। सोचे गुलामों तक को खुश करने की नौबत आ गई। बूढ़े सिपाहियों को भी पेंशन दे रहा है, खैरात बांट रहा है। इसका मतलब इसकी खुद की अवस्था बहुत खराब थी। ठीक है, तो राजा अगर जनता को केवल खुश करे और वो न करे जो एक राजा को करना चाहिए, इसका मतलब उसकी स्थिति ठीक नहीं। कि अगर सरकार 5 किलो राशन बांट रही, फ्री में सब कुछ दे रही, मतलब उसकी हालत कुछ खास ठीक नहीं। हम भी आपको केवल खुश करने लगे, वो जिसमें आप खुश रहें हम भी खुश रहेंगे, तो उसी दिन समझ आए कि हमारी हालत क्या है, बहुत कमज़ोर है। क्लियर हुआ? तो इसके अच्छे अच्छे कार्यों से पता ही चल जाता है कि सल्तनत की स्थिति खराब हो चुकी थी, बिगड़ चुकी थी। इसीलिए दिल्ली सल्तनत का जो डिक्लाइन हम देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का जो पतन देखते हैं, वो यहीं से शुरू माना जाता है। कहाँ से? फिरोज शाह तुगलक से। हालांकि जब तक ये जिंदा रहा तब तक ठीक ठाक चला, लेकिन डिक्लाइन यहीं से है। जैसे आपको बताया, शुरुआत की ऐबक ने, स्थायित्व प्रदान किया इल्तुतमिश ने, सुल्तान का जो रेपो बनाया किसने? बलबन ने, खजाना तैयार किया अलाउद्दीन ने, और विस्तार किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। विस्तार दे दिया, साउथ तक चला गया। डिक्लाइन इसने शुरू करवा दिया था, पतन यहीं से शुरू होता है। हालांकि इसका शासनकाल लंबा रहा, लेकिन पतन भी इसी के शासनकाल से ही शुरू होता है। किसके शासनकाल से? मोहम्मद बिन तुगलक से। क्योंकि सोचिए, लिबरल ये हद दर्जे का था। जैसे जलालुद्दीन ने बताया ना कि जलालुद्दीन इतना उदार हो गया था कि अलाउद्दीन ने उसका गला काट दिया, हत्या करवा दी उसे। तो ये भी लिबरल हो चुका था। ये सिपाहियों को जैसे पेंशन देना शुरू कर दिया। जिनको जो जमीनें दी थी, बोले किसी की जमीनें नहीं छीन जाएंगी, कोई जो जैसा है वैसा रहेगा। इवन सेना का पद हेरिडेटरी कर दिया कि बाप के बाद उसका बेटा उसकी जगह पर क्या करेगा? सेना में आएगा, बिना किसी योग्यता के। बेटा नहीं है तो उसका गुलाम भी उसकी जगह काम कर सकता है। ये तो हद हो गई कि भाई बाप अगर लड़ रहा है, बाप का जाने का मन नहीं किया तो उसने क्या किया? बेटे को भेज दिया, या रिटायर हो गया, चलो हमारी जगह हमारा बेटा लड़े। भाई सेना में तो योग्यता होनी चाहिए। और अगर बेटा नहीं है तो उसकी जगह कौन जाएगा? उसका गुलाम चला जाएगा। ये कौन सी बात है? इवन खुद इतिहासकारों ने इसके बारे में लिखा कि एक बार जैसे जब सेना में जाते थे तो इनके घोड़े और हथियार चेक होते थे। तो एक बार एक बूढ़ा सिपाही था, उसका घोड़ा पास नहीं हो रहा था। कि अधिकारियों ने रोक दिया कि घोड़ा तुम्हारा बीमार है, ये पास नहीं होगा, बढ़िया घोड़ा चाहिए तुमको सेना में शामिल होने के लिए। तो उसको पता चला तो इसने अपने खुद सिपाही को कुछ पैसा दिया कि जाके फला अफसर को इतने रुपये घूस दे देना, वो तुम्हारा घोड़ा पास कर देगा और तुम सेना में बने रहोगे। ये हालत, ये इसके इतिहासकारों ने इसके बारे में लिखा कि घोड़ा पास कराने के लिए एक आम सिपाही को इसने पैसा दिया कि जाओ उस अफसर को घूस देना, पास कर देगा। यार काहे परेशान हो इतना? अब ये तो कुछ ज्यादा ही था भाई, सेना के साथ मजाक हो गया। कई सारे इसके अभियान किए। हिमाचल प्रदेश में नागरकोट में अभियान किया था, ज्वाला देवी का मंदिर था उसको तोड़ दिया, क्योंकि धर्मान था तो खुश करने के लिए सब करता था। उलेमाओं को खुश करने के लिए इसने किया था ये सब। तो
यहीं से हम देखते हैं इससे डिक्लाइन क्या सल्तनत का क्या शुरू कर दिया इसने, पतन इसी ने शुरू कर दिया। तो इसकी कमज़ोर नीतियाँ या आप कह सकते हैं जो खराब नीतियाँ थी, जिसने सब कुछ क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। एक दो काम इसके ठीक थे कि जैसे आपको अशोक पढ़ाया था तो बताया था कि अशोक के 2 पिलर्स को ये कहाँ लेके आया था, दिल्ली लेके आया था। दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा। तो एक टोपरा और मेरठ वो दोनों अभिलेख कौन लेके आए थे, फिरोज शाह तुगलक ही उसको दिल्ली लेके आया। तो उसको अच्छा लगा होगा, बढ़िया डिजाइन डिजाइन बना रहता था, तो वो सब उठवा ले आया था। ये काम उसने कुछ ठीक किया था। बाकी ज्वाला देवी का मंदिर था उसको पूरी तरीके से उसने तोड़ दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ठीक, तो बहुत सारी कट्टरता वाले इसके काम थे। और इसकी माँ आपको बताया क्या थी, राजपूत थी, भट्टी राजपूत थी, इसी वजह से थोड़ा सा ये डाउन रहता था। ठीक है, उसके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो प्रदेश दिल्ली से सल्तनत से पृथक हो गए थे उसने पुनर्जीवित करने का उसने कोई प्रयास नहीं किया। उसके अकुशल ढीले प्रशासन, कमजोर विदेश नीति, दोस्तपूर्ण सैनिक संगठन के दुष्प्रभावों के परिणाम स्वरूप सल्तनत का तेजी से क्या हो गया, पतन और विघटन होता है। प्रशासन के मामले में वही सस्ती लोकप्रियता, वही कि जो इवन अलाउ जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो तकावी दिया था वो सब इसने क्या कर दिया था, माफ कर दिया था। और दंड संहिता को संशोधित करके दंडों को अधिक मानवीय बना दिया है। सुल्तान को भेंट देने की प्रथा को समाप्त कर दिया उसने। कर प्रणाली को धार्मिक एवं मजहबी स्वरूप प्रदान किया और कम से कम 23 प्रचलित करों को समाप्त करके इस्लामी शरह में कानून में जो केवल 4 कर थे, जजिया, जकात, खुम्स और खराज, वो उसने किया। अपने मजहबी उत्साह और हाँ, ये एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणों पर भी जजिया इसी ने लगा दिया था, लिख लीजिए। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया, हिम्पोज जजिया ऑन ब्राह्मण्स, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। तो ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला सुल्तान कौन था, फिरोज शाह तुगलक। जजिया आपको बताया था कि सबसे पहले किसने लगाया था, जजिया सबसे पहले किसने लगाया था, बड़ी मार मारेंगे, सब लिखवाए हैं। मोहम्मद बिन कासिम जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था, उसी समय बताया था कि 4 टैक्सेस थे, तो जिसमें जजिया सबसे पहले किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम। तो जजिया जो लगता था वो सब पर लगता था, लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया नहीं लगता था। तो ये क्योंकि बताया था कि उलेमाओं को खुश करना चाहता था, तो उस चक्कर में इसने ब्राह्मणों पर भी क्या लगा दिया, जजिया लगा दिया। ठीक है, तो ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला पहला सुल्तान इसी को माना जाता है। क्लियर। चलिए, इसके बाद और भी बहुत सारे वो अच्छे अच्छे काम करता है। ठीक है, तो उसने सरकारी पदों को वंशानुगत बना दिया, अधिकारियों को वेतन के बदले में जागीर देने की प्रथा पुनर्जीवित कर दिया। साम्राज्य विस्तार के लिए कोई भी सैनिक अभियान नहीं करता है वो, उसके द्वारा वही प्रसिद्ध नगर हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर और दिल्ली में भी एक फिरोजाबाद उसने बनाया था। जौनपुर की स्थापना जौना खां की याद में बताया था। अपने सिक्कों पर अपने साथ अपने पुत्र उत्तराधिकारी फतेह खां का नाम अंकित कराया। धार्मिक वर्ग से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए जगन्नाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाया। ज्वालामुखी के मंदिर के संस्कृत कुछ पुराने दस्तावेज दिल्ली लेके आया था। ठीक है, बंगाल और सिंध पर सैनिक अभियान किया लेकिन कुछ खास सफल नहीं रहा। कांगड़ा भी गया था, मतलब बेकार तरीके बिना मन से जाता था। ठीक है, सिंध में सैनिकों द्वारा पीछा किए जाने पर एक कहावत प्रसिद्ध होगी, देख शेख प्रथा का कमाल, एक तुगलक मर गया दूसरे को जरा संभाल, यानी मोहम्मद बिन तुगलक मर गया था, इसको संभालने की जरूरत थी। फिरोज शाह ने दिल्ली पहुंचते एक महत्वपूर्ण घोषणा की कि सभी अफसर जो सिंध अभियान में मारे गए उनकी जागीरें उनके उत्तराधिकारी के नाम बगैर किसी शर्त और स्थायी तौर पर प्रदान कर दी गई। मतलब बस ये खुश कर रहा था सबको, कुछ खास काम ये नहीं कर रहा था। ठीक है, अफीफ ने लिखा है कि सुल्तान ने अपने घुड़सवार को अपने खजाने से एक टंका दिया ताकि वह रिश्वत देकर अर्ज में अपने घोड़े को पास करा सके। फिरोज शाह तुगलक, हाँ एक चीज़ और कि इसने पहला सुल्तान था जिसने राज्य की आय कैलकुलेट किया था। ऐसा होता है ना, सरकार बजट बनाती है तो पता नहीं सरकार की इतनी इनकम हुई, इतने खर्चे हुए, तो यहीं पर इसने इसके स्टेट की इनकम, यानी जो दिल्ली सल्तनत ने सुल्तान की पूरी इनकम कैलकुलेट किया था, और उसके अनुसार 6,75,00,000 टन का इनकम थी इसकी। लिख लीजिए, पहला सुल्तान जिसने सरकार की आय को
की गणना की। फर्स्ट सुल्तान हु कैलकुलेट द इनकम ऑफ स्टेट, फर्स्ट सुल्तान हु कैलकुलेट द इनकम ऑफ स्टेट, पहला सुल्तान जिसने राज्य की आय की गणना की। और इसके समय इनकम कितनी थी, देखिए 6,75,00,000 टन का, 6,75,00,000 टन का। ठीक है, तो 6,75,00,000 टन का इसकी इनकम थी। फिर वही सैनिक पदों को वंशानुगत बना के सैनिकों की योग्यता की जांच करने के सरकारी अधिकार को उसने तिलांजलि दे दी। अफीफ के अनुसार उसके द्वारा गुलाम किए गए गुलामों की संख्या कितनी थी, 1,80,000। अब देखिए अफीफ जो तारीख फिरोज शाही लिखता है, उसने लिखा है कि यदि कोई सैनिक वृद्धावस्था के कारण घोड़े पर सवारी करने के लिए अक्षम हो गया तो वह अपने या स्थान पर अपने एजेंट के रूप में अपने पुत्र, और पुत्र के न होने पर दामाद, और दामाद को न होने पर गुलाम को सेवा के लिए भेज सकता है। तो ऐसे वृद्ध और अक्षम सैनिकों को सेना में सेवारत मान लिया जाएगा, मान लिया कि आप काम कर रहे हैं। ठीक है, कि फिरोज द्वारा लिखित पुतौताती फिरोज शाही में लिखा गया है कि जब कोई पदासीन या शासकीय सेवारत व्यक्ति मर जाता है तो उसका पद और तत्संबंधी वेतन भत्ते उसके पुत्र को प्रदान कर दिए जाएंगे, और उसके पुत्र की प्रतिष्ठा में कोई कटौती नहीं होगी। इस टाइप की चीज़ें, मतलब क्या है, ये केवल सिपाहियों को क्या रखा गया है, संतुष्ट रखा गया है, सरदारों को संतुष्ट रखा गया कि कोई इसके खिलाफ न चला जाए। बस इसका टारगेट यही था कि जब तक हम हैं तब तक रहे चैन से। तो इसको भी समझ में आ चुका था कि अब लंबा मामला चलेगा नहीं। ठीक, चलिए, भवन निर्माण की कला को प्रोत्साहन मिला, नहरें कुछ खुदाई करवाई इसने, रोजगार दफ्तर स्थापित किया था, ये भी लिख लीजिए। स्टेब्लिश एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, रोजगार दफ्तर स्थापित किया, रोजगार दफ्तर, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, ताकि लोगों को क्या दिया जा सके, रोजगार दिया जा सके। ठीक है, तो वही पहला सुल्तान जिसने इस्लाम के कानून और इल्मा वर्ग को राज्य के शासन में क्या दिया, प्रधानता दिखाई। उसकी नीति धर्मांधता और असहिष्णुता की रही। फिरोज यूसुफ का सबसे महान धर्मांध, और इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रज था, अग्रज यानी उसका बड़ा भाई था। अपने को खलीफा का नायब पुकारा, अपने सिखों पर खलीफा का नाम अंकित कराया। ठीक है, इसने अपने विजयों और युद्धों की तुलना में अपनी प्रजा की भौतिक उन्नति को श्रेष्ठ स्थान दिया, कि हमें विजय नहीं करनी, हमें प्रोग्रेस नहीं करना, बस जनता खुश रहे, बस चैन से रहे, बस और कुछ। इसने एक सिक्का भी चलाया था, लिख लीजिए, शशगनी, इसका एक कॉइन था, शशगनी, शशगनी। ठीक, शशगनी नाम का क्या चला, इसने सिक्का चलाया। अब इसके मरते ही, अब बरनी अफीफ लिखता है कि अद्धा और बिख नाम के सिक्के भी चलाए थे, लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू अफीफ, शमस सिराज अफीफ पूरा था, अफीफ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू अफीफ, अफीफ के अनुसार इसने अद्धा और बिख, अद्धा जो था ये तांबे का सिक्का था, बिख जो था ये चांदी का सिक्का था, सिल्वर कॉइन। अद्धा और बिख नाम के सिक्के चलाए थे, किसके अनुसार, अफीफ के अनुसार। अद्धा, अद्धा तांबे का था, कॉपर, और बिख चांदी का था, सिल्वर। तो अद्धा बिख शशगनी ये सब सिक्के किसने चलवाए थे, फिरोज शाह तुगलक ने। अब जैसे ही ये मरा तो इसके मरते ही साम्राज्य क्या हो गया, बिखर गया, और दिल्ली सल्तनत का पतन प्रारंभ हो गया। डिक्लाइन एक तरफ से हुआ, दनादन एक के बाद एक सुल्तान आए। तो इसके बाद जहाँ सुल्तानों के नाम अलग से लिख रहे थे, उन सुल्तानों के नाम लिख लीजिए बस बारी बारी से। अलग पेज पर आपको सुल्तानों के नाम लिखवा रहे थे, जहाँ पर बूढ़ा हो गया था, उम्र हो गई थी इसमें। अरे ये उसके साथ का था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय का था ये। मोहम्मद बिन तुगलक 1351 में ही मर गया था, और ये कब तक चला, 88 तक चला।
80-81 साल होके मरा है ये, 81 साल का होके मरा था ये। हाँ, 81 साल का था ये लगभग, 80-81 साल का मरा। चलिए खैर, तो फिरोज शाह तुगलक तक लिखा होगा आपने। फिरोज शाह तुगलक के बाद अगला लिखिए गयासुद्दीन तुगलक सेकंड, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। उसका टाइम पीरियड लिख लीजिए 1388 टू 89, 1388 से 89, गयासुद्दीन तुगलक सेकंड। उसके बाद अगला वहीं पे लिख लीजिए अबू बक्र, अबू बक्र, अबू बक्र 1389 से 90, 1389 टू 90, 1389 से 90। फिर इसके बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह 1390 से 94, 1390 टू 94। फिर इसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, ये जनवरी से मार्च तक था, 94 में, 3 महीना था, 2.5-3 महीना। अलाउद्दीन सिकंदर शाह जनवरी टू मार्च 1394। फिर इसके बाद आता है नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, तो बताया था कि जो बाकी चीज़ें सवाल जो पूछे जाते हैं बड़े सुल्तानों से आते हैं, ये जो फुटकर वाले सुल्तान हैं ये बस सीक्वेंस अरेंज करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो इनका बस आपको क्रम ध्यान रखना है कि फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक काल नहीं पूछा जाएगा, समय इनका भी नहीं पूछा जाएगा, बस पहले कौन था और बाद में कौन था ये आपको ध्यान रखना है कि फिरोज के बाद फिर कौन आ गया, गयासुद्दीन सेकंड, फिर अबू बकर, मोहम्मद शाह, सिकंदर शाह और नसीरुद्दीन महमूद। अब ये जो नसीरुद्दीन महमूद था, इसी नसीरुद्दीन महमूद के समय, नसीरुद्दीन महमूद एक और सुल्तान था, गुलाम वंश में आपको लिखवाया था, जो बलबन के समय था, बलबन का जो दामाद था, बलबन ने अपनी बेटी की शादी की थी, तो बलबन के ठीक पहले था, वो भी नसीरुद्दीन महमूद था। तो ये जो नसीरुद्दीन महमूद था, इसी के समय घटना घटी थी 1398 वाली। पहले दिन इतिहास के कैलेंडर में आप देखिए डेट लिखवाए होंगे 1398, 1398 में देखिए क्या हुआ था। एक कैलेंडर बनाया था हम लोगों ने पहले दिन, तो उसमें देखिए 1398 लिखा होगा, 1398 की डेट लिखी होगी। अरे सबसे पहले दिन कैलेंडर एक सीधी लाइन खींची होगी, अरे इतिहास का पहला दिन, सबसे पहला दिन जो पढ़ाए थे, अरे हिस्ट्री के पहले दिन कैलेंडर बनवाते हैं पूरा, कहाँ गायब हो गए, कैसे लिखे उल्टा से। हाँ लिखा होगा, क्या लिखा है, तैमूर का आक्रमण। तो तैमूर ने जो भारत पर आक्रमण किया, तो तैमूर का आक्रमण कब हुआ था, 1398 में। तो उस दिन बताया था कि उस समय इंडिया में क्या चल रहा था, दिल्ली सल्तनत, और अगर डायनेस्टी पूछा जाए राजवंश कौन सा चल रहा था, तुगलकों का, और सुल्तान कौन था, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक पर्टिकुलर। ठीक है, तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक और दिल्ली सल्तनत, इसी के समय तैमूर ने हमला किया। तो तैमूर जो था वो तुर्क और मंगोलों का मिक्सचर था, उसको तैमूर लंग भी कहते हैं, पैर से लंगड़ा था, पैर उसका थोड़ा गड़बड़ था। तो तैमूर ने जो भारत पर हमला किया, तो तैमूर का जो हमला था बड़ा खतरनाक था, बहुत भयंकर उसने हमला किया था। तो उस समय यही दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, हालांकि सुल्तान क्या था, नाम का केवल था उस समय तक। सोचिए कि उस समय तक सुल्तान की सत्ता इसी के समय मानी जाती है कि दिल्ली से पालम तक थी। दिल्ली है, दिल्ली के आउटर में गुड़गांव से पहले पालम पड़ता है, पालम हवाई अड्डा है ना, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पालम। तो कहा जाता है कि इसके समय तक दिल्ली की सत्ता कहाँ से कहाँ तक थी, दिल्ली से पालम तक थी, इतना छोटा हो चुका था। इवन जब इसने दिल्ली पर आक्रमण किया तैमूर ने, तो नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली छोड़ के राजस्थान भाग गया था। 2 महीने तक लगभग तैमूर था, और तैमूर ने दिल्ली में जम के लूटपाट मचाई, कत्लेआम मचा दिया, दिल्ली को कोई बचाने वाला नहीं था।
और जम के लूटपाट करके पूरा कत्लेआम मचा के जब वापस चला गया तो फिर से आके सुल्तान बन गया। तो ऐसा सुल्तान किस काम का कि जब बाहरी हमलावर आए तो फिर सुल्तान भाग जाए और जब हमलावर चला जाए तो फिर से आके सुल्तान बन जाए। कोई मतलब नहीं था इसका। तो बस समझ लिए कि फिरोज शाह तक ही जो था सो था, उसके बाद से दिल्ली सल्तनत का क्या हो जाता है, पतन शुरू हो जाता है, डिक्लाइन शुरू हो जाता है। ठीक है, कि जैसे फिरोज का उत्तराधिकारी उसका पोता था, तुगलक शाह था, जो गयासुद्दीन तुगलक, या वहीं पर लिख लिए थे ना, तैमूर का आक्रमण। ठीक, फिर 2 साल के अंदर षड्यंत्रों का शिकार हो गए। उसके बाद अगले 5 सालों में 3 शासक अबू बकर, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन सिकंदर शाह गद्दी पर बैठे। इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद हुआ तुगलक वंश का अंतिम शासक। और इसी समय मंगोल सेना नायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण कर दिया। और तैमूर का आक्रमण तुगलकों के लिए और दिल्ली सल्तनत के लिए बहुत घातक साबित हुआ, बहुत तगड़ी चोट पहुंचाई थी तैमूर ने। तो जब तैमूर ने हमला किया तो तैमूर के भारत हमले में जिन लोगों ने उसकी सहायता की तैमूर की, उसी को तैमूर ने सत्ता सौंप दी भारत की। यानी इसके बाद पंजाब का जो रीजन था वो तैमूर का बेटा था, शाहरुख कहते हैं उसको, तो उसी को सत्ता सौंप दी। तो जो अगला राजवंश बना सैयद, उसमें खिज्र खां थे। खिज्र खां ने तैमूर की मदद की थी हमले में। तो खिज्र खां को उसने भारत की सत्ता सौंप दी। तो अगला जो राजवंश बना भारत में, क्योंकि इसी के बाद तैमूर ने इतनी तगड़ी चोट दी थी कि मतलब वो सुल्तान रहे भी तो कोई पूछने वाला नहीं था। वो बस था, कोई पूछने, मतलब सुल्तान का कोई मतलब ही नहीं था, छोटे छोटे टुकड़े पड़ चुके थे। तो इसी के बाद से समाप्त हो जाते हैं। फिर कौन आ जाते हैं? सैयद वंश। लिख लीजिए, सैयद डायनेस्टी, सैयद राजवंश, सैयद डायनेस्टी, सैयद राजवंश। तो जहाँ सुल्तानों का नाम आप लिख रहे थे तो वहाँ पर लिख लीजिए सैयद। पहले सुल्तानों का नाम इकट्ठा लिख लीजिए, फिर इनके बारे में कुछ खास खास बातें। हालांकि इनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता, क्योंकि बेसिकली ये आक्रमणकारियों के ही साथी थे। तो ये भी समझिए कि मूलतः लुटेरे ही थे। इनका उद्देश्य भारत पर शासन नहीं था, क्या था? लूटना था। ठीक, तो जहाँ सुल्तानों के नाम आप लिख रहे थे वहाँ पर सैयद लिख लीजिए, जहाँ राजवंश इकट्ठा आप लिख रहे थे। तो इकट्ठा वाला एक जगह आपको इसलिए लिखवा रहे हैं कि सीक्वेंस आप ध्यान रखिएगा, क्रम ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा कब से कब शासनकाल था ये नहीं आपको याद करना है, बस किसके बाद कौन था ये आपको ध्यान रखना है। तो सैयद डायनेस्टी कब से कब तक थी? 1414 से 1451, 1414 टू 1451। 4 सुल्तान इसमें थे। सबसे पहला लिखिए खिज्र खान, खिज्र खान कब से कब तक? 1414 से 1421। उसके बाद मुबारक शाह 21 से 34। इसमें बस एक ही इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, मुबारक शाह, बस एक आध लाइन उसमें बस लिखना है। फिर उसके बाद कौन है? मोहम्मद शाह 34 से 43 तक। फिर लास्ट कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह 43 से 51 तक। ठीक है, अब जिधर लिख रहे थे उधर आ जाइए वापस। तो इसमें ध्यान रखेंगे, लिख लीजिए सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी। तो सैयदों के बारे में सबसे खास बात आपको बताएं कि जैसे आपको बताया था कि जब भारत में मुस्लिम हमला होना शुरू हुआ तो सबसे पहले कौन से मुसलमान आए थे? अरबी आए थे। बताया था इस्लाम का विस्तार अरब में हुआ था, तो सबसे पहले अरबों ने ही भारत पर हमला करना शुरू किया था। तो अरबी ही सबसे पहले भारत आए। अरबों के बाद दूसरे नंबर पर आए तुर्क। ठीक, तो ये जितने भी थे, महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, गुलाम,
तुगलक, ये सब के सब, खिलजी, ये सब के सब ध्यान रखेंगे तुर्क थे। बताए थे तुर्कों की श्रेष्ठता उस समय चल रही थी, शासन में सबसे ऊपर तुर्क ही थे। तो ये जितने भी सुल्तान आपने देखे सब के सब क्या थे, तुर्क थे, ये भी तुर्क थे। इसमें क्या था कि अब थोड़ा सा मिक्सचर होने लगा था। और जैसे मुसलमानों में आप देखिए दो सेक्ट होते हैं, एक सेक्ट होता है शिया और दूसरे सुन्नी। शिया और सुन्नी में जल्दी बनती नहीं है। तो जितने भी शुरुआत से सुल्तान या बाहरी आक्रमणकारी भारत आए, चाहे अरबी आए चाहे तुर्क आए, वो सब के सब सुन्नी मुसलमान थे। दिल्ली में ध्यान रखेंगे 99% जो सुल्तानों ने राज किया वो सब सुन्नी थे। शिया इकलौता यही थे, कौन, सैयद। तो सैयद ध्यान रखेंगे शिया थे। हालांकि भारत में ज़्यादातर जो मुसलमान शासक रहे वो सुन्नी रहे। दिल्ली में तो 99% सुन्नी ही रहे, कुछ जगहों पर शिया थे। जैसे जो अवध के नवाब थे, बाद में आएगा ना, ये आपने सुना होगा वाजिद अली शाह, ये सब थे शिया थे। या साउथ वाले जो बहमनी वाले थे, नहीं नहीं बहमनी आएगा, विजयनगर बहमनी, वो सब भी शिया थे। औरंगजेब जो जाके लड़ा उन सबों से, मारपीट किया विजयनगर बहमनी बीजापुर गोलकुंडा से, तो औरंगजेब की एक पर्सनल खुन्नस भी थी उन सबों से। एक तो साम्राज्य विस्तार करना ही था, दूसरी दिक्कत थी कि जो बीजापुर और गोलकुंडा थे वो सब शिया थे और ये सुन्नी था कट्टर। तो धर्म की वजह से भी औरंगजेब उलझा था उन सबों से। तो बस अगर बहमनियों को छोड़ दिया जाए और अवध वाले को, सैयद को छोड़ दिया जाए, तो ज़्यादातर मुसलमान क्या थे, सुन्नी। तो शासक वर्ग ध्यान रखेंगे 99% हमारे यहाँ सुन्नी मुसलमानों का। तो शियाओं का शासन बहुत कम रहा है। ठीक है, आप किसी सुन्नी से मिलेंगे तो वो शिया को गाली देगा कि बहुत बदमाश होते हैं, बड़े कट्टर होते हैं, और शिया बोलेगा मुझे सुन्नी बड़े बदमाश होते हैं। जितनी लड़ाई दुनिया में हिंदू मुसलमान की नहीं है, उससे ज़्यादा लड़ाई शिया सुन्नी की है। पूरी ईरान इराक की लड़ाई ही शिया सुन्नी की लड़ाई चल रही है, एकदम नहीं बनती एक दूसरे में। ठीक है, चलिए खैर। तो पहला, या आप कह सकते हैं इकलौता शिया मुसलमान कौन थे, सैयद थे। लिखिए, दिल्ली का एकमात्र शिया राजवंश, द ओनली शिया डायनेस्टी ऑफ दिल्ली, दिल्ली का एकमात्र शिया राजवंश। तो दिल्ली का इकलौता शिया राजवंश कौन सा था, सैयदों का था। ठीक है, अब इसमें बेसिक चीज़ें वही है कि जो आपको समझाया था, ये लिखा हुआ है कि जो खिज्र खां था, मंगोल आक्रमणकारी तैमूर को सहयोग प्रदान किया था, इसीलिए उसकी सेवाओं के बदले में तैमूर ने वापस जाते जाते उसको लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर की सूबेदारी सौंप दी। तैमूर के वापस जाते ही खिज्र खां ने स्वयं को उत्तर पश्चिम भारत में तैमूर का वायसराय घोषित कर दिया। खिज्र खां हालांकि सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है, वो रैयत आला खुद को कहता है कि बस सहयोगी था वो उसका। ठीक है, लिख लीजिए फिर से, खिज्र खां। खिज्र खां, इसका टाइम पीरियड आपको बहुत तो याद करने की जरूरत नहीं है, कब से कब तक था। बस ध्यान रखेंगे कि तुगलकों के बाद यही आ गया था, 1414 से 21 आप लिख लीजिए, बस इनका सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 14 से 21, यही क्या था, सैयद वंश का संस्थापक था, फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश का संस्थापक था, फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, सैयद वंश का संस्थापक था। ठीक है, इसकी उपाधि लिख लीजिए, टाइटल, रैयत ए आला, रैयत ए आला। तो रैयत ए आला इसकी क्या थी, टाइटल थे। तो ये खुद को सुल्तान नहीं कहता था, खुद को क्या कहता था, रैयत ए आला कहता था। और सुल्तान जो तैमूर का बेटा था शाहरुख, उसी के प्रतिनिधि के रूप में शासन का दिखावा करता था, हालांकि शासन यही चला रहा था। बाद में 1421 में इसकी क्या हो गई, मौत हो गई। जब ये मरा तो अगला सुल्तान कौन बना, मुबारक शाह। मुबारक शाह जो था, इसके समय में इसने खुद को अपना सुल्तान डिक्लेयर कर दिया था। इसी के समय एक किताब लिखी गई थी, तारीख मुबारक शाह, बड़ी फेमस किताब है, लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए, मुबारक शाह। मुबारक शाह कब से कब तक था, 1421 से 34, 1421 टू 34।
इसी के समय एक किताब लिखी गई थी, तारीख मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही, इसका लेखक लिख लीजिए याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ये बड़ा फेमस है। उस समय के इतिहास जानने के रूप में तारीख मुबारक शाही का बड़ा योगदान है। जो उसके पहले के तुगलक वंश और जो मुबारक, जो खिज्र खां सैयद वंश वगैरह के बारे में जानकारी का एक अच्छा स्रोत मिलता है। तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने जैसे बताया ना, इतिहास को इतिहास के तरीके से लिखा है। हमारे यहाँ जैसे बताया कि इतिहास लिखने की आदत थी नहीं, हमारे यहाँ लोग क्या करते थे, राजाओं की तारीफें लिखते थे, तो इसने ढंग से लिखा है। तो एक अच्छी इतिहास की किताब मानी जाती है याहिया बिन अहमद सरहिंदी की। कौन सी? तारीख मुबारक शाही। ठीक है, और कुछ खास इसके बारे में नहीं है। फिर मोहम्मद शाह बना, कि वो मुबारक शाह के बाद तक पुत्र था। ठीक है, फिर 43 में उसकी मौत हो गई तो अलाउद्दीन आलम शाह बना। तो अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। इसी के समय कहावत थी कि देखो शाह आलम का राज्य दिल्ली से कहाँ तक है, पालम तक। ये एक बार सवाल पूछा है कि किस सुल्तान के बारे में कहा गया कि उसका शासनकाल दिल्ली से पालम तक है। लिख लीजिए, सबसे लास्ट वाले का नाम बस लिख लीजिए, अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। लिखिए, इसका साम्राज्य दिल्ली से पालम था। हाँ, हिज एम्पायर एक्सटेंडेड अप फ्रॉम दिल्ली टू पालम। इसका साम्राज्य दिल्ली से पालम तक विस्तारित था, फ्रॉम दिल्ली टू पालम। तो किस सुल्तान के बारे में कहा गया है दिल्ली से पालम? किसके बारे में? अलाउद्दीन आलम शाह। अब इसी के समय इसका सरहिंद का एक गवर्नर था, बहलुल लोदी। बहलुल लोदी आता है, सेनाओं ने लेके उनको प्यार से समझाता है कि हुजूर अब हो गया बहुत कुछ, अब चलिए यहाँ से। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं था, तो ये भी जानता था अपने लिमिटेशन, तो ये यहाँ से फिर निकल गया, बदायूं चला गया। विरोध उसने नहीं किया। जैसे इसके पहले जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ, खून खराबे के साथ हुआ। जैसे आपको बताया था, जब जलालुद्दीन दिल्ली पहुंचा तो बलबन के बाकी उत्तराधिकारियों को जिंदा उसने कंबल में लपेट के जमुना में बहा दिया था। ठीक, या जो मुबारक खिलजी था, उसको भरी दरबार में बाल से खींच के पकड़ा गया था और भरी दरबार में उसका गला काटा गया था। पूरी दरबार बाल से घसीट के मारा गया था। इसने ये गलती नहीं की। जब देखा कि आ गया है तो चुपचाप वो खिसक लिया कि जाने दीजिए साहब, आप चलिए, हम चलते हैं। यानी कि ये किसी काम का नहीं था। और दूसरी चीज कि जो इसका शत्रु था उसको भी ये पता था, कंफर्म था कि ये कुछ कर नहीं पाएगा। समझ रहे हैं? अगर उसको ये होता कि हाँ कुछ करने वाला है तो इसको छोड़ता, खत्म कर देता है। यानी उनकी भी स्थिति कुछ बहुत खास नहीं थी, क्योंकि उनके साथ भी कुछ दूसरी टेक्निकल दिक्कत थी। उनकी भी टेक्निकल प्रॉब्लम थी इसके बाद वालों के। उनके साथ टेक्निकल दिक्कत ये थी कि इसके बाद वाले जो आए, लोदी आए, और लोदी जो थे वो बेसिकली अफगान थे। बताया था अब तक किसका शासन चल रहा था? तुर्कों का। अब यहाँ मामला थोड़ा अटक गया, क्योंकि वो थे अफगान और उसका लिबरल होना मजबूरी थी कि अगर मारकाट ज़्यादा मचाता तो शत्रुता किससे हो जाती? तुर्कों से। और तुर्क भाई 1206 से 1451, कितने साल हो गए? 250 साल लगभग। हालांकि आपको बताया कि तुर्कों का शासन 1192 से ही शुरू हो चुका था। अब 250 साल तक जो सत्ता में रहा है वो इसे छोड़ेगा? चप्पे चप्पे पर वही लोग होंगे। तो वो बर्दाश्त करेगा कि हमको हटा के कोई और आ जाए? नहीं करेगा। तो इसलिए भी मतलब वो भी संभला हुआ था कि ज़्यादा नहीं करना है कुछ, बस इतना करना है कि काम हो जाए हमारा। तो बहुत संभल के वो चला था। ठीक है,
तो इसको जनरली क्या होता है कि लास्ट को काट दिया जाता है और अगला वंश आ जाता है। जैसे बताया कि जब मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहद्रथ, उसकी हत्या कर दी पुष्यमित्र शुंग ने, हत्या की। फिर वासुदेव कर्ण ने हत्या कर दी शुंगों की। सब एक दूसरे को मार के आए तो फिर वासुदेव की हत्या हो गई, तभी वंश बदलते थे। इन सबों के साथ ऐसा नहीं हुआ कि इसको मारा नहीं, इसको निकल ली थी कि जाओ बेटा ऐश करो। बदायूं ये छोड़ दिया, ऐसा लड़ा नहीं, जाने दो भाई, जिंदा रहेंगे बहुत काम करेंगे। तो ये वहां से निकल के कहाँ चला गया, बदायूं चला गया। और फिर इसी के साथ सैयद वंश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और अगला वंश कौन सा आ जाता है, लोधी। ठीक है, तो अगली डायनेस्टी लिख लीजिए, लोधी। लोधी वंश, लोधी डायनेस्टी। ठीक है, लोधी। तो इसमें ध्यान रखेंगे बहुत कम है, बस 3 ही सुल्तान, ये बड़ा अच्छा रहा। ज्यादा वाले में बहुत किचकिच होती है, कम वाले ठीक रहते हैं, 3 ही सुल्तान थे। तो जहां नाम लिख रहे थे वहां पहले लिख लीजिए, फिर आराम से हम लोग इस पर बातचीत करेंगे। लोधी में सबसे पहले लिख लीजिए बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी और 1451 से 1489 तक, 1451 टू 1489, 1451 से 89 तक। फिर इसके बाद है सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी लिखे 1489, 1489 से 1517 तक, 1517। फिर लास्ट था इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी 1517 से 1517 टू 1517 से 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526। बाकियों के समय काल लिखवाए, इसमें समय काल भी नहीं लिखवाए, सीधे डेट लिखवा दी। तो मतलब कोई बड़ी घटना हुई होगी तभी तो उसकी तारीख लिखी, बाकी सबका तो केवल साल लिखा हुआ है, इसका साल के साथ डेट लिखा हुआ है 1526। तो उस डेट का भी इम्पोर्टेंस है, चलिए उस पर बात करेंगे। पहले बाकी सुल्तानों के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया दे दे। अब इधर आ जाइए जहाँ डिटेल में आप लिख रहे थे, तो वहाँ पर लिखे लोधी। लोधियों की सबसे खास बात, ये लोग क्या थे, अफगान थे। देखिए भारत का पहला अफगान राजवंश, फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ इंडिया। तो भारत का पहला अफगान राजवंश किसका था, लोधियों का था। ठीक, और पहला सुल्तान कौन था, बहलोल लोधी, 51 से 89 तक। उसके सुल्तान बनते ही अब्बास खान शेरवानी लिखा कि अफगान टिड्डियों के दल की तरह भारत की तरफ तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। तो लोधी लोग बेसिकली क्या थे, अफगान थे। ध्यान रखेंगे इसके बाद दूसरे अफगान भी आए थे बाद में, ही पहला था। तो बहलोल लोधी जब शासक बना, जब सुल्तान बना, तो ये अफगानों की एक शाखा थी, शाहुकेल शाखा। तो शाहुकेल से ये संबंधित थे। और उसके बाद अफगानों को इसने सब जगह इनवाइट किया, अफगान धीरे धीरे करके इसके साथ आते चले गए। और इसने जो सबसे बड़ा काम जो किया था बहलोल लोधी ने, जौनपुर, जौनपुर बताया था कि किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद जौनपुर स्वतंत्र हो गया था इन सबों से। तो जौनपुर राज्य के बारे में भी अलग से हम लोग बातचीत करेंगे। शर्कियों का वहाँ पर शासन था। तो शर्कियों का शासन समाप्त करके जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में किसने एनेक्स कर दिया, इसी ने किया था। शर्की जो थे बड़े कमाल के थे सब। इन्हीं शर्कियों के समय जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता था, हिंद का सिराज। सिराज ईरान का एक बड़ा फेमस शहर था जो एजुकेशन के लिए बड़ा फेमस था, शिक्षा का बहुत बड़ा हब था। जौनपुर को बड़ा प्रसिद्ध कर दिया था उन सबों ने, शर्कियों ने। ठीक,
उसको सिराज हिंद जौनपुर नाम दिया गया था। तो उस फेमस जौनपुर को वापस दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? बहलोल लोधी ने। ठीक है, लिख लीजिए। इसने जौनपुर का विलय दिल्ली सल्तनत में कर दिया। He annexed the जौनपुर इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में किसका विलय कर दिया? जौनपुर में। ठीक है। और इसने एक सिक्का चलाया था बहलोली, देखिए इशूड अ कॉइन बहलोली। बहलोली नाम का सिक्का चलाया जो बहुत फेमस रहा। ठीक है। ये एक्चुअली 1489 में ग्वालियर अभियान के लिए गया था। तो ग्वालियर अभियान के बाद जब वहां से वापस लौट रहा था, जून जुलाई का महीना था, तो उसको लू लग गया था, लू मार दिया था, तो बुखार हो गया। और उसी लू से, जैसे अखबार में हम लोग पढ़ते हैं ना कि लू से इतने लोगों की मौत, तो उसमें एक नाम ये भी था, ये भी लू लग गया था, इसको लू से मरा था ये। ठीक। इसके बाद इसका बेटा सुल्तान बना, अगला लिख लीजिए, सिकंदर लोदी। ये लिखने की जरूरत नहीं, वैसे आपको बता दिया लू से मरा था। सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी कब से कब तक था? 89 थे 1517। बहलोल लोदी में एक और फैक्ट है, वो आप बाद में लिखेंगे। तो जो सिकंदर लोदी था, इसकी सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या? कि बाकी दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे वो सब इस्लामिक थे, तो वो कट्टर, वो दाढ़ी होती है ना, लंबी लंबी दाढ़ी, वो जो जंगली टाइप से रखते थे। इसको हैंडसम दिखने का बड़ा शौक था, तो ये दाढ़ी वाड़ी नहीं रखता था, ये अपने आप को क्लीन शेव उसने कर लिया था। इकलौता दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जो क्लीन शेव रहता था, दाढ़ी वाड़ी नहीं रखता था। ठीक है। बाकी सब जो थे, वो सबसे भयानक जो दिखता था बलबन, उनको बताया था, वो लंबी दाढ़ी और लंबा टोपा, पूरा इतिहासकारों ने लिखा है कि पूरा उसके चेहरे का एरिया 2.5 फीट का बनता था, पूरा उसका एरिया। और इतना भयानक चेहरा बना के वो बैठता था कि लोग देखते ही डर जाए उससे। तो बड़ा गंदा भयानक चेहरा, वो खूंखार बना के रखता भी था, डर आता था लोगों को। तो बाकी सब वैसे थे, जंगली टाइप से थे, सब वही लूटमार करने वाले जनजाति टाइप से। तो ये था कि उसको थोड़ा सा अच्छा दिखने का शौक था, तो दाढ़ी वाड़ी बना के बिल्कुल क्लीन शेव रहता था, बाकी सब वैसे ही थे। इसी ने एक बहुत बड़ा काम किया था कि पानी में की थोड़ी समस्या थी दिल्ली में, तो वही 1504 में उसने एक शहर बसाया, आगरा। लिखिए 1504, आगरा। आगरा शहर की स्थापना की, फाउंडर ऑफ आगरा। तो आगरा शहर किसने बसाया था? सिकंदर लोदी। आगरा की स्थापना की, आगरा इसी ने बसाया था। ठीक। और उसी को उसने 1506 में राजधानी बना दिया। 1506, 1506 आगरा को दिल्ली सल्तनत की राजधानी बना दिया। ही मेड द आगरा एज ए कैपिटल ऑफ सल्तनत। आगरा को सल्तनत की क्या किया? राजधानी बनाया। और वहीं पर उसने एक किला बनवाया था, बादलगढ़ का किला। आगरा में कौन सा फोर्ट बनवाया? बादलगढ़, बादलगढ़ फोर्ट। बादलगढ़ का किला बनवाया था उसने। आप समझिए कि यहीं से एक नए शहर का उद्भव होता है, आगरा। और आगरा समझ लीजिए कि भारत की सत्ता का केंद्र बन गया था, सेंटर ऑफ पावर इसको बोलते हैं, सत्ता का केंद्र। जैसे शुरुआत में हम लोग इतिहास पढ़ना शुरू किए थे तो बताया था कि भारत में सत्ता केंद्र शुरुआत में क्या था? पाटलिपुत्र था। मौर्यों के समय, गुप्तों के समय पाटलिपुत्र केंद्र था। गुप्तों के बाद आपको बताया कन्नौज, हर्षवर्धन ने कन्नौज को राजधानी बनाया, और बताया था कन्नौज के लिए बाकायदा पाल, प्रतिहार, राजपूत तीनों लड़ते हैं। तो राजपूत काल में सत्ता का केंद्र कौन बन गया? कन्नौज। फिर तुर्क आ जाते हैं, तो इस समय क्या बन गया? दिल्ली। और अब 1506 से आगरा शिफ्ट हो गया मामला। ये आगरा सोचिए औरंगजेब तक, समझ लीजिए कि मुगलों तक भी चला। पूरा राजधानी या सत्ता केंद्र के लिए क्या होता था? आगरा। जितने स्टेब्लिशमेंट किए उस उन्होंने आगरा में किए।
वो शाहजहां औरंगजेब तक समझ लिए कि औरंगजेब भी आगरा को ही केंद्र बना के शासन चला रहा, दिल्ली उल्ली में वो लोग ज़्यादा भाव नहीं देते थे। ठीक है, बाद में उत्तर मुगल जब आए, फिर उसके बाद अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेजों ने अपना सेंटर बना लिया कलकत्ता, उनको बिजनेस करना था, कलकत्ता पोर्ट था, वहाँ से उन्होंने व्यापार संभाला। तो 1911 तक राजधानी कलकत्ता बनी रही, फिर 11 के बाद 12 में कहाँ शिफ्ट किया गया, दिल्ली किया गया। तो कई बार समझ लिए कि हमारे यहाँ सत्ता का केंद्र बदलता रहा है। शुरुआत पाटलिपुत्र से हुई, पाटलिपुत्र से कन्नौज, कन्नौज से दिल्ली, दिल्ली से आगरा, आगरा से कलकत्ता, कलकत्ता से वापस बाद में दिल्ली। तो इसीलिए समझ लिए कि इसके बाद से दिल्ली का इंपॉर्टेंस कम हो गया था। अंग्रेजों के समय तो बिल्कुल नहीं था। इवन राजधानी शिफ्ट होने के बावजूद कलकत्ता ही समझ लीजिए कि केंद्र हुआ करता था अंग्रेजों का। लास्ट तक वो कलकत्ता में ही रहे, क्योंकि दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ती थी, वो सब चले जाते थे गर्मी दिन में शिमला, वहाँ राजधानी बनाई हुई थी डलहौजी में। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, शिमला कॉन्फ्रेंस जून 1945 में हुआ था। शिमला कॉन्फ्रेंस जून 1945 शिमला में ही क्यों हुआ था? क्योंकि जून का महीना था, और जून में क्या होती, गर्मी पड़ती, गर्मी में वो दिल्ली में रहते ही इतनी गर्मी पड़ती थी, तो अंग्रेजों को परेशानी होती थी वहाँ पर, तो वो नहीं रहते, शिमला चले जाते। तो क्लाइमेट भी थोड़ा सा अलग था, तो इसलिए अंग्रेजों को दिल्ली कुछ खास पसंद नहीं आती थी। कलकत्ता उनके लिए ठीक था, बारिश हो रही से वहाँ से निकले सीधे शिमला, दिल्ली उल्ली कुछ खास महत्व नहीं रखता था। वो तो साम्राज्य उनका अफगानिस्तान को कंट्रोल करना था, तब दिल्ली उन्होंने शिफ्ट किया, नहीं तो उधर भाव नहीं देते थे। समझ गए? तो वही समझिए कि दिल्ली की वैल्यू इन्हीं सब ने कम कर दी। इसके बाद केंद्र क्या हो गया, आगरा, और मुगलों ने पूरा अकबर, पूरा फतेहपुर सीकरी, और फिर जहांगीर, शाहजहां, वो सब आगरा ही रहे। शाहजहां भी वही आगरा ही रहा। ठीक है, चलिए, तो यहीं से समझ लिए कि भारत में एक सत्ता का नया केंद्र बनता है, कौन? आगरा। ठीक, इसी ने एक स्केल चलाया था, पैमाना, गज ए सिकंदरी। लीजिए, गज ए सिकंदरी नाम का पैमाना चलाया, स्टार्टेड है स्केल गज ए सिकंदरी। तो गज ए सिकंदरी के नामक पैमाना किसने चलाया था? सिकंदर लोधी ने। तो 30 इंच का था लगभग, लिख लीजिए, अबाउट 30 इंचेस। ठीक है, इसने भी वो मुहर्रम ताजिया ये सब बंद करवा दिए थे, क्योंकि मुहर्रम ताजिया ये सब किसका था? शियाओं का था। मुहर्रम वगैरह जो मनाते हैं, स्केल नापने के लिए, भूमि मापन के लिए। ठीक, कई सारी चीजें की थी, भूमि मापन के लिए एक नया पैमाना उसने शुरू किया था, गज सिकंदरी की स्केल था। तो बताया था कि सब सुन्नी थे, इसके ठीक पहले वो सब शिया थे, तो शिया अपना त्यौहार मनाते थे, मुहर्रम वगैरह, ताजिया वगैरह, वो सब इसने बंद करवा दिए थे। बताए थे शिया और सुन्नी में बिल्कुल नहीं बनते। जैसे लखनऊ में आपने इमाम बाड़ा सुना होगा, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा। ये बड़ा छोटा इमाम बाड़ा ये मुहर्रम मनाने के लिए शुरू किया गया था, मुहर्रम के लिए इसको लॉन्च किया था यहाँ के अवध के राजाओं ने, नवाबों ने। अवध के नवाब बताया था शिया थे सब। तो जो ताजिया है या मुहर्रम नहीं होता कि मुहर्रम में वो पीठ पर मारते काटते हैं, वो सब ताजिया का बड़ा बड़ा जो निकालते हैं वो सब, तो वो शियाओं का फेस्टिवल होता है, सुन्नियों का नहीं। सुन्नी नहीं मनाते उसको, शिया मनाते हैं। ठीक, तो ये सब शिया थे, अरे सुन्नी थे, और खिज्र का सैयद सब क्या थे? शिया थे। तो वो सब अपना शुरू किए थे, उसको इसने बंद करा दिया था, ये कोई ताजिया फाजिया नहीं चलेगा। और इसी ने जो मजार वगैरह हुआ करती थी, फकीरों की मजार, उस पर महिलाओं को जाने से रोक दिया था, कोई महिला वहाँ पर नहीं जाएगी। तो ये भी थोड़ा सा कट्टर टाइप से था। ठीक है, लिख लीजिए, ये बैंड ऑन मुहर्रम एंड ताजिया, मुहर्रम और ताजिए पर प्रतिबंध लगा दिया। मुहर्रम और ताजिए पर उसने क्या किया? प्रतिबंध लगा दिया। और इसने महिलाओं को मज़ारों पर जाने से रोका। He prohibited the women from मजार्स, महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित कर दिया, कि मजार वगैरह पर, सूफी संतों की दरगाहों पर नहीं जा सकते थे। ठीक है, इसने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था,
उसका ट्रांसलेशन करवाया था फारसी में और उसका नाम रखा था फरहंगे सिकंदरी। लिख लीजिए, फरहंगे सिकंदरी। ये फारसी अनुवाद है कि आयुर्वेदिक किताब का, पर्शियन पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ एन आयुर्वेदिक बुक या आयुर्वेदिक टेक्स्ट। एक आयुर्वेद की पुस्तक का फारसी में क्या था, अनुवाद था। ठीक, फरहंगे सिकंदरी। और एक इसी के समय एक किताब लिखी गई थी, लिखी लज्जत सिकंदर शाही। लज्जत सिकंदर शाही ये संगीत म्यूजिक से संबंधित थे। लज्जत सिकंदर शाही, ठीक है। लज्जत सिकंदर शाही ये किस चीज की किस सेक्टर से संबंधित है, संगीत, म्यूजिक से संबंधित किताब है। ये खुद फारसी का बहुत अच्छा जानकार था, इनके समय फारसी बहुत चलती थी, तो फारसी में ही सारी चीज़ों का ट्रांसलेशन कराता था और ये कविताएं भी लिखता था। और ये अपने नाम से नहीं लिखता था, इसने अपना जो एक उपनाम रखा था गुलरुखी, तो गुलरुखी उपनाम से ये कविताएं लिखता था। ठीक है, लिख लीजिए, यह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। He wrote the poetry on the name of गुलरुखी। गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। गुलरुखी उपनाम से क्या करता था ये, कविताएं लिखता था। ठीक है, चलिए, तो धार्मिक रूप से ये भी बहुत कट्टर था, कई सारे मंदिरों को कहा जाता था उसने तोड़ा था। ठीक है, लेकिन वही 1517 में इसकी क्या हो गई, मौत हो गई। जब इसकी मौत हुई तो इसका बेटा सुल्तान बना कौन, इब्राहिम लोदी। लिख लीजिए अगला, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी 1517 से आपको बताया था, तारीख क्या थी, 21 अप्रैल 1526। तो अफगानों के सहयोग से ये गद्दी पर बैठा और अफगानों ने साम्राज्य का विभाजन कर दिया था। ठीक है, इसने हालांकि अफगान सरदारों के प्रति दमन की नीति अपनाई। इसका चाचा था, चाचा से इसका बड़ा लड़ाई चलता था। ठीक, इसी का राणा सांगा से राजपूतों से भी संघर्ष था। अभी राजपूत राज्यों पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो एक लड़ाई हुई थी, लिखिए घटोली का युद्ध, बैटल ऑफ घटोली। घटोली का युद्ध, बैटल ऑफ घटोली। किसके किसके बीच, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच, बिटवीन इब्राहिम लोदी और राणा सांगा। ये 1517-18 में था। 1517 या 18 दोनों। इसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। इब्राहिम लोदी was defeated। इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था। इब्राहिम लोदी की क्या हो गई, पराजय हो गई थी, इब्राहिम लोदी हार गया। तो लोदियों का राजपूतों से संघर्ष रहा और इसका अपने चाचा दौलत खान लोधी था पंजाब में, उससे भी लड़ाई था, बड़ा संघर्ष था। अब था क्या कि राणा सांगा और इससे संघर्ष था। राणा सांगा ने अफगानों को पराजित कर दिया था, लेकिन अफगान ध्यान रखें कभी यूनाइट नहीं होते। अफगानों में कबीले चलते हैं, वो कभी किसी एक के अंडर में नहीं रहते। अफगानिस्तान में आप देखें ना, हमेशा उथल पुथल रहती है, किसी एक को अपना नेता मान ही नहीं सकते, वो हमेशा से उनकी आदत रही है अफगानों में। तो अफगानों से राणा सांगा की बनती नहीं थी और अफगान छोटे छोटे टुकड़ों में थे, लेकिन अफगानों का शासन बहुत लंबा था, 75 साल थे अफगान। अब सोचिए, ये बहलोल लोधी 1451 में बना और 1526, यानी कितने साल, 75 साल ये सब थे। तो हर जगह अफगान मौजूद थे और राणा सांगा की संघर्ष था। और इसका जो चाचा था वो भी इससे जलता था, वो भी इसको हराना चाहता था।
तो कहा जाता है कि इसके चाचा के दूत ने इनवाइट कर दिया बाबर को कि तुम आके इसको हरा दो, और जिस समय उसका दूत मिला उसी समय कुछ इतिहासकारों का कहना है कि राणा सांगा के दूत भी उससे मिला और राणा सांगा ने भी इनवाइट किया बाबर को कि आके अफगानों को पराजित करो, क्योंकि जो बाबर था वो भी तुर्क था, तुर्की थी, और ये सब अफगान थे, बनती नहीं थी उनसे वो। तो वही फिर इनवाइट करते हैं राणा सांगा किसको, बाबर, और वही बाबर आता है। पंजाब में एक दो छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं, और उसी के बाद 21 अप्रैल 1526 पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। लिख लीजिए, पानीपत फर्स्ट बैटल पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। इक्कीस अप्रैल 1526। अब ये जो पानीपत की पहली लड़ाई थी, इसीलिए जैसे बताया था कि बाकियों की डेट नहीं थी, इसकी डेट लिखवाई गई थी क्योंकि 21 अप्रैल 1526 को कौन सी लड़ाई हुई थी, पानीपत का। और इसी पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी। खुद बाबर ने कत्ल किया था इब्राहिम लोदी का। इब्राहिम लोदी हमारे पूरे भारत के इतिहास में इकलौता ऐसा शासक, राजा, सुल्तान, नवाब, नरेश कह लीजिए, जो युद्ध के मैदान में दुश्मन से लड़ते हुए मारा गया। बताया था कि हमारे राजा सब बहुत खराब मौत मरते थे, गिरते पड़ते, भागते भगाते। और सबसे ज़्यादा राजा कैसे मरे हमारे, पेचिश से मरते थे, खा लेते थे, हजम होता नहीं था। तो हमारे राजा खा के मरते थे, लड़ के मरने का शौक था ही नहीं। तो युद्ध के मैदान में दुश्मन से लड़ते हुए इकलौता था जो मारा गया था, कौन, इब्राहिम लोदी। बड़े बड़े राजा, जैसे बता दें सबसे खराब मौत किसकी हुई थी, कनिष्क आपको बताया था, उसको सब कंबल उड़ा के सब मुदगरों से पीट पीट के मारे थे। अशोक की मौत बहुत खराब हुई थी। राणा सांग, अरे महाराणा प्रताप आपको बताया कि हार्ट अटैक हो गया था। राणा सांगा को उनके रिश्तेदारों ने जहर दे दिया था, जहर दे के मारते थे। कोई घोड़े से गिर के मरा, कोई सीढ़ी से गिर के मरा, कोई नाव से गिर के मरे, या कोई भागते हुए मरा, कोई भगाते हुए मरा। युद्ध के मैदान में लड़ता हुआ केवल यही मारा गया था, इकलौता हमारा राजा रहा। इज्जत बचा ली, नहीं तो सब ऐसे हमारे गिरते पड़ते मरते। और जितने बड़े राजा होते थे मौत उतनी खराब होती थी। जैसे पता, अलाउद्दीन खिलजी बहुत बहादुर योद्धा था, लेकिन बहुत बुरा मरा वो, बीमार हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक बुखार हो गया था उसको, बल लोदी लू लग गया बेचारे को, तो सब ऐसे ही मरते थे। तो शासकों की मौत हमारे यहाँ बड़ी खराब हुई, बहुत अच्छी मौत नहीं होती थी, ठीक। लेकिन यही था जो लड़के मरा था, लिख लीजिए, युद्ध के मैदान में लड़ते हुए मारा गया है। वॉज डाइड इन बैटल फील्ड ड्यूरिंग वॉर। तो युद्ध के मैदान में लड़ते हुए कौन मारा गया, इब्राहिम लोदी, ठीक है। इतिहासकार नियामतुल्ला लिखते हैं कि इब्राहिम लोदी के अतिरिक्त भारत का कोई अन्य सुल्तान युद्ध स्थल पर नहीं मारा गया। और खुद बाबर ने अपने हाथ से इसका सर कलम किया था, हत्या की थी। तो अपनी ऑटोबायोग्राफी में बाबर ने इसकी तारीफ भी लिखी है कि बहुत अच्छा था, योग्य था, बस ये था कि अनुभवहीन था, कब सेना आगे लेके जानी है कब पीछे। में बाबर तगड़ा योद्धा था, तो उसके सामने ये हल्का पड़ गया था, बहादुर, लेकिन वही कि गलत आदमी के सामने बहादुर दिखा रहा था, गला काट दिया उसने। लेकिन अपनी ऑटोबायोग्राफी में बाबर ने इसकी तारीफ लिखी थी कि नहीं, ठीक था, ठीक। तो अफगानों की शासन व्यवस्था देखिए, लिखा हुआ है राजतंत्री न हो कि क्या थी, कुलीन तंत्र, यानी किसी एक को ये नहीं मानते थे। जो इनका इलीट क्लास था उसी को ये लोग शासन में, अपना शासन में सहयोगी मानते थे, ठीक है। बहलोल लोदी अपने अमीरों को क्या बुलाता था, मसनद अली या मसनद आली कहता था, मतलब जो अमीरों का जो ग्रुप होता था उनको कहते थे, ठीक है। सुल्तान सिकंदर पहला अफगान था जिसने संपूर्ण पूर्व संबंध भाषा की बातें व्यवहार किया, चलिए। अब इसी के बाद क्या हुआ कि परिस्थितियां बदल गई। देखिए 1525 की स्थिति भारत की, ये रहा आपका सल्तनत, ठीक। इधर थे राजपूत, मेवाड़ खास तौर पर जिसमें राणा सांगा थे, उसके बाद फिर महाराणा प्रताप हुए। बंगाल अलग हो चुका था, ठीक है। गोंडवाना अलग था उस समय, बरार अलग हो चुका था। विजयनगर साम्राज्य इसी समय उभरा था। बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय किसकी स्थापना हो गई, तो विजयनगर।
तो इस समय, जिस समय बाबर ने भारत पर हमला किया था, उस समय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे कृष्णदेवराय, सबसे फेमस थे। और कृष्णदेवराय के बारे में बाबर ने भी लिखा। ठीक। बहमनी 5 राज्यों में थे, टूट चुके थे, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर और बरार। तो ये गोलकुंडा है, और ये गोलकुंडा है, गोंडवाना था, इधर बरार है, इधर बीदर है, इधर बीजापुर। ठीक है, अहमदनगर इधर। ठीक। इधर एक छोटा सा राज्य था मालवा, होसंग शाह वगैरह का मकबरा है मालवा में। इधर गुजरात था, इधर सिंध था। बाबर इधर से अभी धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, कंट्रोल बढ़ा रहा है। कश्मीर का राज्य अलग था, बंगाल अलग था। पहले जौनपुर अलग था, लेकिन जौनपुर को आपको बताया कि उन्होंने बहलोल लोधी ने विजय इसमें मिला लिया था सल्तनत। तो इसके बाद हम लोग कुछ इतिहास और देखेंगे, जिसमें किसको हम लोग देखेंगे, इधर राजपूतों को देखेंगे, जिसमें मेवाड़ खास तौर पर, जिसमें राणा कुंभा का नाम आपने सुना होगा, राणा कुंभा, राणा सांगा। मालवा का राज्य, गुजरात का राज्य। गुजरात में एक बड़ा फेमस राजा था महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा खूब खाता था, खाने के लिए बड़ा फेमस था, और उसके अंदर बड़ा जहर भरा हुआ था। कहा जाता है कि उसके शरीर में इतना जहर था कि अगर कोई मक्खी उस मच्छर काटता था तो काटते ही मर जाता था, या कोई कीड़ा उसके शरीर में बैठता था, बैठते ही मर जाता था, इतना जहर था उसके अंदर। बचपन से ही कोई जहर दिया होगा। क्या आपने चंद्रकांता सीरियल देखा है? बचपन में हम लोग थे छोटे छोटे, तो चंद्रकांता एक सीरियल आता तो उसमें राजा शिवदत्त थे। तो शिवदत्त को जो है वो सांप से डसवाते थे पीठ पर उसके, तो उसके अंदर पूरा जहर भरा हुआ। तो वो भी, महमूद बेगड़ा भी शिवदत्त की तरह था कि उसके शरीर पर कोई मक्खी भी बैठती तो मर जाती थी तुरंत, इतना जहर था। तो और बंगाल में कुछ छोटे छोटे राज्य थे, और जौनपुर के बारे में थोड़ी सी हम लोग बातचीत करेंगे, क्योंकि इन क्षेत्रीय राज्यों से आपको बताया ना, छोटे छोटे सवाल बनते हैं इक्का दुक्का। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग कल बातचीत करते हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। तो इसका जब ये छोटा छोटा आप देख लेंगे, तब फिर सल्तनत काल का जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो कल्चर है, कौन कौन सी इमारतें बनवाई, किसने बनवाई, कहाँ कहाँ बनवाई, ये सभी सवाल बनेंगे। लेकिन पहले छोटे राज्यों को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल हम लोग।